ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਕਬੂਲ ਸਿੰਘ, ਫਫੜਾਣਾ गाँव है जी मेरा, मैं रहता चंडीगढ़। तो मैनेजर मेरे दादे आगे हथ जोड़ के बह सी कि ताऊ अब की बार फसल का पैसा हमारे बैंक में जमा कराना। वो कहता ते हुण मैनेजर आंदा है जदों, वो की कहता इस महीने वाली किस्त क्यों नहीं जमा कराई है, इस छमाही वाली किस्त क्यों नहीं हुई? किनू कहता है? मतलब 50% जमींदारों का तो यही हाल है। इधरों चुक के बैंकों को दिए, फिर 5-4 मतलब महीने पिछे फिर अपना ब्याज दिया उन्होंने, तो फिर अपना कढ़ा के फिर उन्होंने बढ़ाते। इंज करते हैं जी। जो सुनील भाई कहता है कि भी एक आधा घर छोड़ के सब दियां जमीनां बैंकों च पड़ियां, एक आधा घर भी छड्डिया जी। जिहदे घर थोड़ी बहुती कमाई होंदी है, वो की करदा है, मेरे तो बता दे किसी होर परपज ਲਈ कढ़ा ਲੈਂਦਾ ਹੈ। इंज करांगे 4% सालाना देना पैंदा है, 2% या 1.5% आड़ती ने दे देंगे, कढ़ा के दिए हुए जरूर है, कढ़ाए जरूर है। मतलब सब दी जमीन इस टाइम बैंकों च गिरवी पड़ी है। वो जमीन जिन्हों कदे किसान अपनी मां कहता सी कि धरती साडी मां, धरती मां। जे असी मूल गल ते आईए ते बिना मूल गल समझे अगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा फोन अगर आप साइलेंट कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं भी कुछ चीज़ें मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, क्यों मेरे को फिर सोचना पड़ता है पंजाबी में क्या बोलना पड़ेगा। देखिए, हम कर्जे वाले पॉइंट पे आएंगे जब हम पहले पूरा मसला समझ लेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। सुनील भाई ने आपको बता दिया कि जमींदार पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार करके देख लिया, करके दिखा दिया। आपने एक वीडियो देखी भी होगी 2-4 दिन पहले, अगर नहीं तो सुनील भाई आपको भेज देंगे, सारे देख लेना कि कैसी मतलब जीरी खड़ी है किसान की, जिसने पहली बार अब की बार किया था। एक वीडियो हमने इसलिए बनाई थी ताकि किसानों को पता चले। दूसरी बात, ये तो हो गया खेती का हल, क्योंकि हल करना जरूरी है ना जी। मान लो आज हम आपकी लिमिट वाला मसला हल करा देते हैं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल बदला नहीं, अपन अपने आप को बदला नहीं, तो फिर क्या होगा? महीने बाद फिर दोबारा से लिमिट बन जाएगी। भाई आज तो हो गई, चलो चुकता हो गई, माफ हो गई, महीने बाद फिर बना लोगे तुसी तो। क्योंकि आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपा बीमार क्यों होंदे आ, तो अपना जवाब होता है खाना पीना ही हो जाओगे। खाना पीना किसका भाई? हो कौन खाता पीता है ऐसा? मैं अपने बच्चे को ऐसा खाना खिलाऊंगा क्या जिससे वो बीमार होता हो? खिलाऊंगा जी? आप खिलाओगे? नहीं। फिर क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप अपने हाथ से ही उसके लिए जहर उगा रहे हो। अब वो मेरे को एक बुजुर्ग कहता है, मैंने कहा जी मैं बाबे मखा जहर बोना बंद कर दो खेती में। वो कहता भाई 2 प्रॉब्लम है, मतलब 2 गल है। पहली, असी जिहड़ा अपने वास्ते ते डंगरां वास्ते मतलब बोंदे आ ना,
ਉਹਦੇ ਚ नहीं मार दे कोई भी डीएपी यूरिया या केमिकल, लेकिन जो बाजार में बेचना होता है उसमें लगाते हैं। 5 किले हैं, एक तो अपने लिए डंगरों के लिए और 4 बाजार के लिए। तो मैं कहा फिर उसमें आप अपने बच्चों को नहीं जहर खिलाते? बोले नहीं नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं लगते। वो इतनी देर में उसका पोता जो है वो अंदर आया, उन्हें नमस्ते करवाए, भाई नमस्ते कर चाचा ताऊ के। नमस्ते करने के बाद उसके हाथ में ब्रेड का पैकेट था। तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा ताऊ यू 1 किले में अड़े में है कि 4 किले अड़े में है? ये जो ब्रेड है, ये जो बिस्कुट है, ये जो नमकीन है, ये जो जितना सामान बाजार में पैकिंग में आ रहा है आपके बच्चों को जो खा रहे हैं आपके बच्चे, ये कहां से आ रहा है? ये उस 4 किले का तो है? बिल्कुल। तो अपने को ये समझ में नहीं आया। फिर कहता हम आपकी बात मान तो लेंगे, बिना केमिकल की खेती कर तो लेंगे, पर असी कर्जदार है सारा पिंड ना, और रिस्क नहीं ले सकता। जब मान लो आमदनी कम हुई तो फिर तो मर जाएंगे। मैं कहा फिर दो कंडीशन हमारी हैं, या कह लो कि 2 वादे हमारे हैं। पहला वादा यह है कि अगर आप अपने खेत में बिना केमिकल की खेती करते हो तो जितना पड़ोसी का किला जाएगा उसकी गारंटी हम लेते हैं। भाई क्या गलत बात है इसमें? सिरे की बात है ये तो। सिरे की बात है भाई। जब 50 मन उसका होता था, या तो 50 मन या उससे ऊपर होएगा अगर आपने बात मान के खेती करी। और जब 50 मन नहीं होया, 40 मन होया, तो 40 मन के उतने ही पैसे मिलेंगे जितने 50 के पड़ोसी को मिले। अभी जिसके हमने वीडियो बनाई थी, मैं आपको बताता हूं, हमने उसको चालू करा क्योंकि नेटवर्क अपना पूरे इंडिया में, मुंबई है, दिल्ली में, वहां तो ऐसे लाले बैठे हैं जी। आप अगर ये कहते हो ना कि ये प्योर सामान है खेत में से निकला हुआ, तो आप 4500 का रेट जीरी का है ना, जहां चाहे 8000 का बेच लो। हमने 6000 के भाव बेच दी, पूरी खड़ी खड़ी बेच दी। अब लोग आएंगे, जिस टाइम पे जड़ रही होगी अपने कट्टों में पैक करके ले जाएंगे। ले जाओ भाई अपने आप, ना जमींदार ने मंडी में जाना, ना किसी की आड़त देनी, ना ट्रैक्टर का तेल फूकना, ना कोई केमिकल। तो जो बचत हुई वह भी कमाई, वो भी अपनी रखो, उसको भी नहीं हिसाब में जोड़ते हम तो, क्योंकि हमें आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए, हमें उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा बच्चा भी तो वही पैकेट खा रहा है ना जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे अपने बच्चों को लेके भाई? कब तक बचाएंगे हम? आप 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी को अपने बच्चे के लिए प्योर दूध नहीं मिलता, प्योर मतलब सब्जी नहीं मिलती, प्योर उसको अनाज नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता उसको बाहर, कबाड़ खिला रहे हम मजबूरी में अपने बच्चों को शहर में बैठे हुए। और जिस माँ बाप को पता है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, मुंह मांगी कीमत देंगे आपको। सिर्फ आप तय करोगे कि मैंने अपनी जमीन पे इतना जोर लगा रखा, इस बा बिकेगी, हम बिकवाएंगे आपकी उस बा। क्योंकि देखो जी, गाड़ी है 4 लाख में भी आती है और 40 करोड़ में भी आती है, और 40 करोड़ वाली गाड़ी लेने वाले लोग भी हैं। क्यों जी? 2-2, 4-4 करोड़ वाली के तो पता ही नहीं कितने हैं, और 4 लाख वाले भी है। तो जिसकी जितना ब्योत होगा ले जाएगा अपने खेत में से भाई, जिसको जितना प्योर चाहिए सामान। तो ये तो किसान का होगा कि मान लो किसान की जमीन मुक्त हो जाए और उसके बाद हमको वो रास्ता बनाना है कि दोबारा कर्जदार ना हो किसान। जो असली लड़ाई है ना हमारी, वो ये है कि एक बार कर्जे से मुक्ति अगर मिल जाए उसके बाद ना हो, क्योंकि आपको मालूम है आप कर्जे से मुक्त क्यों नहीं हो रहे। आप क्या कहते हो कि काम करने वाला कोई नहीं। देखो समस्याएं बताओ क्या है, कहते जी काम करने वाला कोई नहीं। ठीक है, काम करने वाला कोई क्यों नहीं? कहते मजदूर नहीं मिलता। मजदूर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिस टाइम पे आपको फसल बोनी और काटनी होती है उसी टाइम मनरेगा आता है। यह षड्यंत्र है सरकार का। बिल्कुल। 2 महीने, 1.5 महीना उस टाइम, 1.5 महीना उस टाइम, 90 दिन का होता है। 3 महीने, 1.5 महीने वो कटने वाला और अगला बोने वाला, और अगली फसल में कटने और बोने वाला। हमारे जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए साथी हैं, जिन लोगों ने हमारे को अपना भाई मान लिया, उन्होंने, हमने गांव में मुनादी करा दी, भाई गांव का कोई भी मजदूर फसल के टाइम पे मनरेगा में नहीं जाएगा। जब किसान को पूरा मजदूर मिल जाएगा उसके बाद जाओ, जिसने जो बच गया।
किसान की, क्योंकि तुमने इकट्ठा किसान के साथ रहना है। और वो जो मजदूर है उसको फोर्टिफाइड चावल देने लग रहे कोटे से, वो प्लास्टिक वाला खाना, केमिकल, प्योर केमिकल रोज एफसीआई में छिड़कते हैं उस अनाज के ऊपर, उनको देने लग रहे, उनको कैंसर हो रहा है। तो अपन लोग उनको भी समझाएंगे कि तुम वो अनाज जो सरकार से ले रहे हो वो है भीख, और यहां मेहनत करके कमाओ तो आदमी का सीना चौड़ा रहेगा, मेहनत करके कमाएंगे। इन्होंने क्या करा आप देखो जरा गौर से, जब 2 साल पहले आपके ऊपर पाबंदियां लगाई इन्होंने कोरोना के टाइम पे, उन पाबंदियों में आपके पेट को इन्होंने पकड़ लिया कि आदमी का पेट काबू कर लो, उसकी रोटी काबू कर लो, आदमी को जैसे मर्जी नचाओ बंदर की तरह। पेट कैसे किया? आप जी दुकान नहीं खोल सकते, आप बस में नहीं जा सकते, आप मंडी से सामान नहीं ला सकते, आपको हाजिरी नहीं लगेगी, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में से राशन नहीं मिलेगा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, और आपका बच्चा पेपर नहीं दे सकता, आपका बच्चा नौकरी के लिए फार्म नहीं भर सकता। यही कहा था ना जी? मतलब जो जो चीज पेट के साथ जुड़ी थी ना, वो सारी चीज इन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दी। और पेट के साथ जोड़ी कैसे? पेट के साथ जोड़ी इन्होंने ऐसे कि इन्होंने एक साइकोलॉजी पकड़ी हमारी। इन्होंने कहा अपना आपा मस्त बंदे यहां, ये जो गांव में रहने वाला आदमी है ना, चाहे वो कोई भी हो, वो मस्त है, वो फालतू चिकरों में नहीं पड़ता, और वो फ्री वाले दिमाग में डाल दो। और इसका काम सबसे पहले हम सबको उस साइकोलॉजी का किसने बनाया? कभी सोचा आपने? हमारे बुजुर्गों को समझ नहीं आया कैसे लपेटा उन्होंने। मेरे गांव में ना एक बहुत बड़ा जमींदार है, नाम नहीं लेना मैंने क्योंकि नाम लेने का कोई फायदा नहीं, आप अपने हिसाब ला लियो। आपके गांव में भी उनका यही हाल है क्या? यहां थोड़ा सरदारों का गांव में यहां हो सकता है ना हो, तो वो ही हाल है ठीक है ना? मैं जो असली बात बता रहा हूं, गांव का बहुत बड़ा जमींदार, और उस जमींदार ने उसके घर में 2-3 बच्चे, उस जमींदार की औरत, यानी वो आदमी बाहर बैठा लोगों को दान दे रहा है, और उसकी औरत सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में जा रही है और कटोरा हाथ में लेके जा रही है। समझे? जब आप घर से चले ही कटोरा लेने के हो ना, क्यों जी? तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी कि आप तो मांगने चले हो। हम वो परिवार हैं इस एरिया के, जो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा कल्चर है कि गांव में कोई आ गया तो बिना रोटी खाए नहीं गया जी रोटियों के टाइम पे, क्यों जी? और दरवाजे आ गया तो बात अलग है। और उन सब लोगों को, चाहे छोटे बच्चा स्कूल में जाने लग रहा, उसको रोटी सरकार देगी, है ना, मिड डे मील। उसके बाद तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, मनरेगा में पैसे हम देंगे। उसके बाद बुजुर्गों को पेंशन हम देंगे। हम अपने बुजुर्गों के सेवा के लिए पैसे लेंगे भाई, हैं? हम अपने बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए आपसे पैसे लेंगे। हमने तुम्हारे भरोसे बच्चे पैदा किए थे, ये समझ में नहीं आया हमारे लोगों को कि हमने सरकार के भरोसे पैदा किए क्या अपने बच्चे, या हमारे बुजुर्ग सरकार के भरोसे रहेंगे क्या? तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी क्या? मतलब क्या दिमाग में सेट करा इन्होंने? विधवा की अलग पेंशन है, बुजुर्ग की अलग पेंशन, विकलांग की अलग पेंशन, दूसरी और पेंशन, और दुनिया जान की अब तो रंडवों की भी पेंशन है। मतलब कमाल है यार। ये लोग आपको इस तरीके के कल्चर में डेवलप करना चाहते हैं कि आपको सरकार से जरूरत पड़े ही पड़े, और जब आपको सरकार से जरूरत पड़े उसी टाइम आप उनके सामने कागज ला दो, पहले 2 डोजों का सर्टिफिकेट दिखा, पहले ये दिखा, पहले ये काम करके आ। अभी क्या करते हो आप? कोई भी काम करवाने जाओ, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड। आधार कार्ड इतना जरूरी क्यों है? ये नहीं समझ आया ना आपको? क्योंकि अगली बार जब आपकी गर्दन इन्होंने पकड़नी होगी ना, ये आधार कार्ड के जरिए पकड़ेंगे। कैसे? आपका पानी का कनेक्शन आधार के साथ जुड़ गया, बैंक का खाता आधार के साथ जुड़ गया, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, घर की जमीन, खेत की जमीन, ट्रैक्टर के कागज, फैक्ट्री की जमीन, आपका
क्रेडिट कार्ड, आपके और कितने कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, आपका गैस का कनेक्शन, और जितने जिंदगी जीने के लिए जितने कागज आपने बनवा रखे, सारे कागज एक कागज के साथ जोड़ दिया, आधार के साथ। यानी अगली बार इन्होंने जब आपको लपेटना होगा तो ये क्या करेंगे, आधार कार्ड बंद कर दो पीछे से बस, और पूरी फैमिली आईडी बना रखी है पूरी फैमिली की। ठीक बात। अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आधार कार्ड दो पहले। क्यों? इन्होंने एक नई आईडी कार्ड बनानी शुरू करी है, मास्टर जी जानते हैं, अपार कार्ड। ठीक है, और ये बना रहे हैं, देखो आप ही के बेटों को आप ही का सत्यानाश करने के लिए किराए पे ले रखा। मतलब ये समझ गए ना? देखना, ये आपको समझाना जरूरी है। देखो जी, ये तो क्या करेंगे, तो 2 मिनट में कह देंगे हम तो नौकरी करनी जी, ये नहीं करेंगे विरोध ना, ये आपको समझाएंगे, क्योंकि ये आपको समझाएंगे तो इनके ऊपर केस लग जाएगा कि तुम भड़काते हो लोगों को। इनको कह देंगे, नोटिस भेज देंगे कि तुम भड़काते हो सरकार के खिलाफ। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि इन ऐसे लोगों की मदद से जो नौकरी पे हैं, ऐसे लोग मतलब जो नौकरी पे हैं, मास्टर जी का तो अपना प्राइवेट है, जो सरकारी है उनका तो और बुरा हाल है। हाँ, इनका तो चला अपना है, लेकिन सरकारी देखो आप, सरकारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पुलिस वाला, सरकारी मास्टर, इन पटवारी, तहसीलदार, इनका काम क्या है? आपकी जमीनों की निशानदेही करो, इनके आदमियों की निशानदेही करो, किस बच्चे को कब टीका लगा, कब किस बच्चे को कौन सा लगा, कौन सी बीमारी हुई, इनके घर में कैसे झगड़े होते हैं, इनके घर का माहौल क्या है, इनको कौन सी बातें समझ में नहीं आती है, ये कौन सी बातों पे लालच का इनके अंदर बिछा है, ये आपके बीच के आदमी बताएंगे ना उनको, तभी तो पता चलेगा कि इन आदमियों को लपेटना कैसे है। क्यों जी? आपका भेद आपके बीच का आदमी देगा ना। अब अपार आईडी बन रही है, अपार आईडी का कमाल देखो क्या है, आपको पता भी नहीं है। बच्चा आएगा, मास्टर जी ने कहा था इस पे साइन कर दो, आप साइन कर दोगे, उसमें क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। समझे जी? अंग्रेजी में लिखा है, और वो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है पता है? कि अब मास्टर को आपके बच्चे को कोई भी इलाज देने का, कोई भी दवाई देने का, कोई भी वैक्सीन लगाने का पूरा अधिकार है। अच्छा, समझ गए जी? अच्छा, अच्छा। हाँ, अब अगली पिछली बार तो बच्चे हमने कैसे बचा लिए कि हमसे पूछे बिना नहीं लगा दोगे। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने, एक परमानेंट इलाज बना दिया कि आप दस्तखत कर दो, उसके बाद जिंदगी में कभी भी किसी स्कूल कॉलेज के ऊपर आप केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने साइन कर रखे जब यू पैदा हुआ, क्योंकि आपने साइन कर रखे जब यू 5वीं में था। समझ गए जी? ठीक, लपेट रखे, समझ गए जी? अब आपके पास देखो, अब आपका आधार कार्ड बंद करना इन्होंने। अब आपके जीवन को क्या लगता है आप सबको कि हमारा जीवन रुक जाएगा अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो? जबकि मैं आपको कल बताता हूं, मेरा एक सिम कार्ड गुम हो गया, मैं सिम कार्ड लेने के लिए गया, आगे बैठा आदमी बोलता आधार कार्ड दो। मैंने कहा आधार मांगने का तेरे को कौन सा हक है? मैंने सीधा पूछा। करे ना जी ना, आधार कार्ड नहीं, कोई भी आईडी दे दो, ये बोलना तुम। तो मैंने अपना वोटर कार्ड उसको दे दिया, तो बोलती वोटर कार्ड है। मैं कहा हाँ, तो आईडी नहीं है, सरकार की दी हुई है। बोली हाँ, तो चलेगी नहीं? नहीं चल जाएगी, लेकिन ना अगर आप आधार दे दोगे तो अभी चल पड़ेगा सिम, और अगर ये आईडी दोगे तो 4 घंटे लगेंगे। मैं कहा 4 दिन लगा ले। मैंने आधार मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो मैं दूं कहां से? लेकिन मैंने उसको बोला मैंने देना नहीं, मैंने ये बोला मैंने देना नहीं, क्योंकि मुझे पता है आधार कार्ड ही गुलामी का बेस बनेगा भविष्य में। आपको लपेटने के लिए आधार कार्ड ही होगा। जिस आदमी ने अपना आधार पकड़ा दिया, समझो अपनी गर्दन पकड़ा दी सामने वाले को। लेकिन यह बात आपको बताने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जिस बच्चे का वो अपार कार्ड बनवा लिया, समझो अपने बच्चे की गर्दन पकड़ा दी उनके हाथ में। और मैं बताऊं, 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जिसमें किसी भी आदमी का किसी भी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलती है, जिसके प्लेटफॉर्म से नरेंद्र मोदी 20 बार बोल चुका।
जिसके ऊपर खट्टर बोल चुका, जिस पे अनिल विज बोल चुका, जिस पे अरविंद केजरीवाल के वो बोल चुका, जिसके ऊपर ममता बनर्जी बोल चुकी, जिसके ऊपर शिवसेना के उद्धव ठाकरे, वो ये कौन सा था इसका नाम, उद्धव ठाकरे था पहले वाला मुख्यमंत्री, ये तो नया बना। यानी कि पिछले 8 सालों में जितने मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री ये वाला जो भी बैठा है, ये सब उसके प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी हाजिरी लगा चुके कि मालक जो कहोगे मंजूर है। जैसे जो वैक्सीन आपने यहां लग रही थी वही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लगा रही थी, राहुल गांधी भी यही बोल रहा था, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगा रहा था, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगा रही थी। क्यों जी, कोई छोड़ रहा था किसी को? और अब क्या असर हो रहा है गांव में, दिख रहा होगा सबको। क्यों जी, बाबू गलत तो नहीं कर रहा? सबको दिख रहा है क्या क्या असर हुआ। और हम पहले से ला रहे थे, यहां 500 रुपए जुर्माना था खुली हवा में सांस लेने का, मास्क ना लगाने का, और दिल्ली में 2000 था। देखो कमाल की बात। मतलब आपको लगता है कि ये वाली पार्टी उस वाली पार्टी से अच्छी है, तो ये आपके दिमाग का वहम है, क्योंकि सारे के सारे हर एक नागरिक के लिए यही काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों का इस्तेमाल केवल और केवल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए किया। जितने मोहल्ला क्लिनिक है उन सब का इस्तेमाल इसी काम के लिए हो रहा है। आज भी पंजाब में भी गांव के अस्पताल बन गए। अब उससे बड़ी कमाल की बात देखो, आपके गांव की जमीन, आपने कभी, स्कूल की जमीन होगी आपके पास, किसके नाम है वो जमीन? किसी को पता है? ना भाभ्यो, वो जमीन पंचायत दी हुंदी है। वो पंचायत की जमीन थी, हमारे पुरखों ने वो जमीन डोनेट करी थी। मतलब 1 किला आपने दिया, आधा किला आपने, या तो ऐसे दिया था, या फिर पूरी की पूरी पंचायत ने इकट्ठी करके दे दी थी। उसके ऊपर कमरे भी हम लोगों ने बनाए थे, लेकिन अब सरकार ने बनाए पिछले 10-15 सालों में। जो लाल बिल्डिंग बनी ना, अब सरकार ने पैसा लगाया, लेकिन जमीन वो पंचायत के नाम खड़ी थी। अब लॉकडाउन जब लगा और उससे 1 साल पहले के प्रयास में सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। जोड़ किसके नाम है? पंचायत का है ना, वो भी कर ली। ये रास्ते किसके नाम थे? ये भी पंचायत के थे, हमने छोड़ रखे थे, ये भी कर लिए अपने नाम। जो गौचरान की भूमि थी, जो जंगल की भूमि थी, वो सब अपने नाम कर ली। कहीं पे बची हुई थी कुछ जमीन। अभी क्या हुआ, मेरे परसों की बात है, मेरा एक दोस्त कहता है हम तो आंदोलन करेंगे गांव वाले। मैंने कहा किसके लिए? कहता अपना कॉलेज बनवाना है, सरकारी कॉलेज। मैं कहा फिर सरकार को क्या दिक्कत है, बना देगी, जमीन बहुत है, उसने अपने नाम कर रखी। कहता ना, सरकार कह रही है कि जमीन दो। कहता गांव देने को तैयार है। कहता ना, ऐसे नहीं, सरकार ये कह रही है पहले वो जमीन सारे इकट्ठे करके पंचायत के अंडर लो, फिर पंचायत उस जमीन को सरकार के नाम करो, तब वो कॉलेज बनाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गांव की जमीन पहले सरकार के नाम करोगे, फिर वो वहां सरकारी कॉलेज बनेगा, फिर आप कहोगे सरकारी कॉलेज काम ठीक से नहीं करते, इसलिए एफडीआई लाकर यहां अडानी का कॉलेज खुला दो ना, कॉलेज खुल जाएगा उसका, वो कॉलेज अडानी का हो जाएगा। भाई बस स्टैंड है, बसें आपके पैसे से आई हुई है, सारे बस स्टैंड आपके पैसे से बने, सारा कुछ आपने लगाया, आपके टैक्स के पैसे से बने, अब वो प्राइवेटाइज करने लग रहे। रेलवे स्टेशन बने आपके पैसे से, रेल सारी की सारी आपके पैसे से बनी, अब वो प्राइवेट कर दी। एयरपोर्ट, हिसार में एयरपोर्ट की जमीन किसानों से जबरदस्ती ली, उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाने का काम चालू करा, उससे पहले अडानी को बेच दिया। मतलब जमीन आपकी, उसके ऊपर बन के समान पैसा आपका, और उसके बाद मालिक वो। ये रोड, ये सड़क, इसके लिए जमीन आपकी जबरदस्ती अधिग्रहण करी, एक्वायर करी जमीन एक्वायर करके उसके ऊपर रोड बना, पैसा दिया आपने, सारा टैक्स का पैसा आपका, जितनी योजनाओं में पैसा लगा। उसके बाद गाड़ी खरीदी, उस टाइम रोड टैक्स दिया, उसके बाद हर किलोमीटर पर फिर टैक्स देते हो। क्यों जी, क्यों मालिको? यही हो रहा ना जी। मतलब पैसा आपका, जमीन आपकी, सामान आपका, लेकिन मालिक कंपनी।
यही काम तालाबों के साथ, यही जंगलों के साथ, यही आपकी जमीन के। अब आप गांव की हालत को देखो, गौर से एक बार फैला लो। अगर सरकार 10 दिन के लिए बिजली गायब कर दे तो आपकी जिंदगी क्या क्या हाल होगा, सोचो एक बारी। अपने हाथ से काम करने वाली कौन सी मशीनें अपने पास हैं? क्योंकि अब तो गोड्डे में जान भी नहीं रह रही, हाथों में जान भी नहीं रह रही। इन्होंने शरीर भी खत्म पहले इसलिए करे हैं, पहले शरीर खत्म करे हैं सबके, तब जाकर के अब बिजली जाने वाली है। बिहार से खबरें आ चुकी है कि कोयला नहीं है, बिजली नहीं रहेगी। यूपी से खबरें आ चुकी हैं, अब थोड़े दिनों में हरियाणा में भी आने लग जाएंगी, देखना कि फलाना कोयला खत्म हो गया है, ये वाला पावर प्लांट के पास लोड ज्यादा है, अब बिजली नहीं दे सकते आपको। ठीक जी, 10 दिन बिजली ना आए, अपने ठरी गांवों के पास अपना पानी का इंतजाम है क्या, बताओ जरा। नहर भी नहीं आती इसी चक्कर में आपकी कि आप भूल गए समरसिबल लगा के नहर नाम की कोई चीज होती है, डिमांड करना ही भूल गए कि नहर के बिना तो मर जाएंगे। नहर रेगुलर आनी चाहिए, 10 दिन में तो 10 दिन तो कम से कम 30 में से चलनी चाहिए। ये बात आपको मांगनी चाहिए उनसे कि सरकार कभी भी बंद कर देगी ऐसे तो बांध बना के सॉरी नहरों को। आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जो अभी सुनील भाई ने बोला था आपके पास अपना बीज भी नहीं है। अगर आपको बांझ बीज दे दिया तो अगली बार आप बीज भी नहीं उगा पाओगे। और देश के पास अनाज नहीं है, जितना अनाज बचा हुआ है घोषणा कर दी सरकार ने कि अगले साल तक और गरीबों को 5-5 किलो अनाज मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को। यह अनाज खत्म करना है सारा, ये सारा अनाज खत्म होगा तो ही देश में भूखमरी आ सकती है। भूखमरी आ गई मान लो, और आपके घर में गुंडे घुस गए, आपके पास हथियार क्या क्या है? लठ भी भूल गए होंगे कहां रखे हैं आजकल। तो पहले तेल पिला कर रखा कर दे, कभी भी जरूरत पड़ सके। सिंगल भी रखा कर दे, वो 2 सिंगों वाला, वो भी मेरे ख्याल गायब हो लिया। और आपके घर से सारा लोहा गायब कर दिया। अभी लोहा इकट्ठा करा था ना, वो इसलिए किया था। बाकी बचे हुए हैं आपके इंजन, पुराने ट्रैक्टर, उनके लिए भी बोल रहे हैं कि ये कबाड़ हो जाएंगे थोड़े दिनों में, इनको वापस कराओ। क्यों जी? और जो नई गाड़ियां हैं उनमें फाइबर दे रहे हैं, उसमें लोहा नहीं दे रहे। अभी क्यों कहा? आप में से किसी ने भी खेती वाले 3 कानून पढ़े क्या? नहीं पढ़े? मैं बताता हूं उसकी 2 लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा सरकार करना क्या चाहती है। बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक लाइन थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर देश में कभी भूखमरी, अकाल, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, वर्ल्ड वार होना है अब, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, चाइना इंडिया का युद्ध होएगा, उस टाइम पे आपके घरों में घुसेंगे, इसलिए बता रहा हूं पहले से। योजना ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो सरकार को देश को खिलाने के लिए अनाज की जरूरत पड़े तो वो एक्सपोर्टर से नहीं ले सकते और वैल्यू चेन पार्टनर से नहीं ले सकते। यानी कि अगर एफसीआई के पास अनाज है वो तो देना पड़ेगा, पूरे देश को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर एफसीआई के पास अनाज ना होगा तो, एफसीआई के पास अनाज खत्म हो चुका है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब अनाज नहीं है, सारा अनाज बड़े बड़े गोदामों में जा चुका है। गोदाम वाला मालिक, अब गोदाम के मालिक की तो कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी है, चाइना में भी है, क्यों जी संधू साहब, सब जगह है ना। अब वो क्या कर रहा है कि अगर उसके पास ऑर्डर आया हुआ है चाइना से कि 2 लाख टन का आया हुआ है, और बोला जी मेरे पास तो 2 लाख टन ही है और 2 लाख का ऑर्डर आया हुआ है, मैं तो नहीं दे सकता, तो सरकार उससे कोई अनाज नहीं ले सकती। ये कानून में है, समझ गए जी। अगर किसी ने दुकान पे पैकेट में पैक करके रखा हुआ है, सील बंद करके रखा हुआ है, उससे भी नहीं ले सकती, उसको वो वैल्यू चेन पार्टनर बोलती है। अब खुला अनाज तो किसके पास रहता है? सिर्फ किसान के कुठले में, उसकी टंकी में। वहां से जबरदस्ती अनाज इकट्ठा करके जनता को खिलाना पड़ेगा, ऐसा सरकार बोल रही है, कानून है। ठीक है जी। अब आपका अनाज खत्म हो जाए तो जैसे श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ पता है? दूध 1200 रुपए किलो,
ब्रेड का पैकेट 1000 रुपए का। लेडीज ने कानों की बाड़ी देकर अपने बच्चों को रोटी खिलाई। जब कानों की बाड़ी और हाथ के कंगन भी काम नहीं आए, उसके बाद औरतों ने अपनी इज्जत दी कि मेरे साथ जो जी करे वो कर लो, मेरे बच्चे को रोटी दे दो। क्योंकि रोटी है ही नहीं, क्योंकि अनाज ही नहीं है देश के पास, तो कहां से देगा। ठीक जी, अब आपको यह समझना पड़ेगा। अब मेरी बात मैं समझ पहुंच पा रहा हूं आप तक। मैं कोई किताबी हवाई बात तो नहीं कह रहा, मैं सरकारों को कोसने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है आपके साथ में हो रहा है। डंगर आपके पास नहीं है खेत में काम करने के लिए। अगर आपको आज गैस बंद कर दे सरकार कि तुमने चौथी डोज नहीं लगवाई थी, तीसरी डोज नहीं लगवाई थी, आज तुम्हारी गैस बंद हो जाए, तो गोस्से और लाकड़ी भी नहीं है। क्यों जी, जंगल ही नहीं है। जंगल होगा तो लकड़ियां आएंगी, पेड़ होंगे तो लकड़ियां आएंगी। ठीक बात। गोस्से लाकड़ी नहीं, हाथ की मशीन नहीं, अपना पानी नहीं, अपना बीज नहीं, अपना खाना नहीं, अपना काम करना नहीं, अपना है कि अपनी जमीन नहीं, जमीन सारी कर्जे पे पड़ी है। और सुनो, बैंक सारे प्राइवेट होने वाले हैं और आप पे नहीं कर सकते, गारंटी देता हूं मैं आपको। बताऊं कैसे? सोचो जरा कमाल की बात। मैंने 100 करोड़ रुपए छाप लिए, छाप के आपको कर्जा दे दिया, लिमिट बना दी, लिमिट बना दी, सब ने कटवा ली, 100 करोड़ निकलवा लिए। मैं बैंक हूं, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, मैं अपने रजिस्टर में कितने रुपए लिखूंगा? कितने लिखूंगा जी? 100 करोड़। बोलना है आपने, कितने लिखूंगा? आपके पास कितना है? समझ गए ना? 100 करोड़ मैंने रजिस्टर में लिखा, 100 करोड़ आपके पास। मैंने लेना आपसे ब्याज 10% का, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। 1 साल बाद मैं अपने रजिस्टर में कितने लिखूंगा, कितने लेने? 10 करोड़। 10 करोड़ का ब्याज हो गया, टोटल हो गया 100। समझ रहे हो बाबू? 1 साल बाद में कितने का मालिक? 110 करोड़। लेकिन मार्केट में कितना पैसा पड़ा? 100 ही करोड़ है ना। आपके पास तो 100 ही करोड़ है, लेकिन मैं मालिक कितने का बन चुका? 110 करोड़ का। अब मैं आपको कहता हूं सारे जने अपनी जमा कराओ। कितने जमा करा सकते हो आप? नहीं, जो 100 करोड़ पड़े हैं आपके पास, मैं उसी से कंडीशन में बोल रहा हूं। अगर सारे जने मिलकर पैसे जमा करा दोगे तो कितने पैसे जमा करा सकते हो? ज्यादा ज्यादा 100 ही करोड़ जमा होंगे। बचा कितना? 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ का क्या होगा जो बच गया? वो है ही नहीं कहीं पे भी, वो कहीं नहीं है। समझ गए? वो उसका क्या होगा? या तो आप डंगा ठालोगे कि साढ़े हाथू गांव में, या तो तब बच सकते हो, या फिर आपकी जो 10 करोड़ की चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। देखो, ये ठीक काम कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने इनसे मांगा, इन्होंने कहा भाई ठीक काम कर रहा है, दे दिया। इन्होंने इनसे मांगा, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने इनसे मांग मूंग कर लिया। सारे आपस में मांग तुम का कर लेंगे। किसको नहीं मिलेगा उधार पैसा? जो दारू पीता है, जो गलत काम करता है, जिसका समाज में व्यवहार नहीं है ठीक, उसको पैसा नहीं देगा कोई। तो लास्ट के 10 करोड़ किसके बचेंगे? दारू पीने वालों के, जिनका व्यवहार खराब है, उनके। अब उनकी जमीन नीलाम हो रही है अगर, तो गांव खड़ा भी नहीं होएगा। ओ दारू पींदा ही जे चंगी तरह काम कितना हुंदा, ए हाल नहीं हुंदा। नहीं समझे? नशा करता है, दूसरा नशा करता, कोई और नशा, मतलब अपना सारा पिंड मिलके कहेंगे कि वो नशे करता सी ता करके उसकी जमीन नीलाम हुई, जबकि वो 10 करोड़ की जमीन नीलाम होनी थी, चाहे वो आपकी होए, चाहे वो आपकी होए, चाहे वो आपकी होए। लेकिन व्यवहार था तो व्यवहार वालों ने बचा ली, जिनका व्यवहार नहीं था उनकी निकल गई, जो अकेले पड़े रह गए उनकी जमीन निकल गई। ऐसे करके फिर आप में से व्यवहार खराब करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास भी नहीं, ले दे के कर रखा। फिर आप में से किसी का व्यवहार खराब होएगा 5-7 का, फिर अगली बार उन 5-7 की निकलेगी। ऐसा करके धीरे धीरे आपका पूरा समाज कर्जे में आ चुका जनाब। अब किसी के पास देने के लिए पैसा नहीं है क्या बताओ? किसी के पास नहीं है जी। जिनके घर में 2-2 नौकरी लगी हो, कोई दूसरी फैक्ट्री से आमदनी आ रही हो, कहीं बाहर से आमदनी आती हो, तो बेशक। नहीं तो आज अगर बैंक ये कह दे हमारा सारा पैसा जमा कराओ, तो आपके पास देने के लिए किसी गांव के पास, किसी किसान के पास पैसा नहीं है। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी के पास नहीं है पूरे देश के अंदर। क्योंकि इस देश में टोटल करेंसी का चलन 34 लाख करोड़ है। कितना? और लगभग 170 लाख करोड़
का कर्जा है देश के लोगों के ऊपर। तो अगर सारे जने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके बैंकों में जमा कराते हैं तो 34 लाख करोड़ ही जमा होएगा। 136 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होनी तय है। समझ गए जी? अठरी वाले लोग, पगड़ी वाले लोग हैं, डांगा ठा लेंगे, लड़ लेंगे, इनकी आखिर में चली जाएगी, बचाएगी जरूर। मतलब ठीक है ना, जहां इकट्ठे हो, जहां आप इकट्ठे हो वहां आखिर में जाएगी। अगर आपने उनको नहीं बचाया जिनकी जा रही है तो आपकी भी नहीं बचने वाली। जनाब, हमारे गांव में किसी भी एक आदमी को बैंक का कोई कर्मचारी गंदा कैसे बोल जाएगा? जब उनके पास पैसा है ही नहीं तो दिया कहां से उन्होंने केवल आपके खाते में लिख दिया, और पैसा उनके पास है नहीं। जितने लोगों के खाते खोल दिए और जितने लोगों के खाते में लिख दिया, कंप्यूटर से तो ट्रांसफर करना उन्होंने, असली पैसा थोड़ी दिया आपको। नहीं समझे जी? अब आपको असली पैसा चाहिए, मान लो बैंक से लेने चले जाओ, बैंक वाला मैनेजर सुबह से लेकर रात तक पागल बना के रखेगा। दोपहर नु आई, शामी आई, कल आई, सोमवार आई, मंगलवार आई, पैसा है ही नहीं, कोई जमा ही नहीं करा, पे किधरों जावा? इंजी कहना नहीं है ही नहीं पैसा भाई साहब, जितना खाते में पैसा आपके, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं जो आपको कर्जे में दे रखा है, जो आपने खर्च कर दिया लेकिन आपके पास आमदनी का साधन घटा दिया। तो जी अब आपकी जमीन भी जाने वाली है और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बैंकों को प्राइवेट करने का काम चल रहा है। अगर आपकी जमीन का मालिक बैंक हो जाएगा और बैंक का मालिक अडानी हो जाएगा तो फिर आपकी जमीन का मालिक कौन है? बना हुआ है। एग्जैक्ट आपने ठीक पकड़ा है। अडानी का मालिक अमेरिका में बैठी वॉल स्ट्रीट है, जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं आप, और शेयर मार्केट का मालिक लंदन में बैठा है, और लंदन से ही तो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। वहीं जिन लोगों ने अंग्रेजों को भेजा था इजराइल से, उन्हीं लोगों ने इनको भेजा है। वहीं से कंट्रोल हो रहा है सारा इजराइल से। इसलिए आपके खेतों में सब्जी वाली टेक्निक इजराइल की, आपके डंगरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जो टीके जो लगाते हैं ना डंगरों को गर्भाधान वाले, ये भी इजराइल की तकनीक। आपके बच्चों का आईवीएफ सेंटर वाली तकनीक भी इजराइल की। आपके जोड़ साफ करने की टेक्निक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, वो भी इजराइल का। आपको इजराइल 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 24 घंटे नजर आ रहा है, और इसीलिए इजराइल और वियतनाम का युद्ध चल रहा है। आप देखो कमाल की बात, नरेंद्र मोदी कहता है और भाजपा कहती है कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन हमारे देश का ही विदेश मंत्रालय कहता है हम वियतनाम के साथ हैं। फद्दू बना रहे हैं देश को, दुनिया को। अब आप सोच लीजिए आपके पास बचा क्या है। अब जो बात असली, जो आप लिमिट वाली बात कह रहे थे, देखो मालको, अगर आपको यह लगता है, अगर आपको यह तो लगता है कि लिमिट साफ कराने से काम चल जाएगा, तो आप अपने कागज दो, हम आपके कागज तैयार कर देंगे। आप वो कागज बैंक को भेज दो, बैंक आपसे पैसे नहीं मांग सकता, गारंटी है। एक तो ये तरीका है जी। लेकिन जमीन के कागज पड़े रहेंगे बैंक के पास जब तक मुकदमा चलेगा। मुकदमा 10 साल भी चल सकता है, 20 साल भी, 30 साल भी। ये पगड़ी वाली पीढ़ी निकल गई, अगले वाली तो पीढ़ी को पगड़ी बांधना भी नहीं सिखाया आपने। समझ गए ना जी? ये इसीलिए है, या हमारे वाली थोड़ी ज्यादा जल्दी जाली। हमारे जो खिंडके थे हैं, आप ही के साथ जाटों का गांव है, इधर सिखों का हो गया, जट्टों का हो गया, उन्होंने भी पगड़ी बांधनी बंद कर दी। हमारे वाले खत्म हो गए थे। आपके वाले 2-4 बच्चों ने अभी बांधी हुई है, जिन्होंने नहीं बांधी वो यहां बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई केवल पगड़ी वाले ही लड़ सकते हैं जनाब। दिल्ली में बैठे थे पगड़ी वाले बैठे थे, है ना? किसी भी कौम का आदमी बैठा हो, किसी भी बिरादरी का आदमी, सिर्फ वही आदमी था वहां जिसकी पगड़ी बची, यानी इज्जत, मतलब जिसकी बची हुई थी। इज्जत वाला आदमी पगड़ी बांधता है। अब आप कमाल की बात देखो कि ये लड़ाई, जब ये पगड़ी वाले नहीं रहेंगे तो अगली पीढ़ी कैसे लड़ेगी, जब अगली पीढ़ी को लड़ाई का ही नहीं पता। क्यों जी? हम जब इस पूरे षड्यंत्र को समझाते हैं ना जी, 3 दिन लगते हैं हमको पूरा समझाने में, तो आपको घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे में कैसे समझा सकते हैं, या आपके बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? हम 3-3 दिन की हमने 20 ट्रेनिंग कर ली।
बहुत बच्चों को हमने तैयार किया, लेकिन बात इतनी बड़ी है, जिस बात को समझने में हम जैसे लोगों को 4-4 5-5 साल लग गए। हम सोचते ना यार, यह वाली बात तो अपने आप हुई होगी, या तो उन्होंने षड्यंत्र नहीं करी। पता चलता वो भी षड्यंत्र ही था। आपके घर में टूथपेस्ट का आना षड्यंत्र का हिस्सा, कमाल की बात। आपके घर में टॉयलेट का खुलना षड्यंत्र का हिस्सा, आपके घर से डंगरों का निकलना षड्यंत्र, डाइनिंग टेबल आपके घर में आना भी षड्यंत्र, टेलीविजन भी आपके घर में आना षड्यंत्र, और आपके हाथ में ये मोबाइल आना भी षड्यंत्र। समझ में? अब हम आपको कहें, अब हमारे साथी हमारे को कहने लगे कुछ दिन शुरू में, तो हमारे साथी जो जिनको लेके चले हम साथ में, वो हमारे को कहने लगे, मतलब कुछ भी बात हो, इसमें षड्यंत्र बता, इसमें षड्यंत्र बता। मैं बताता उसको कई षड्यंत्र। अब वो डाइनिंग टेबल में षड्यंत्र क्या है बताओ, बता सकते हो? पलाथी मार के अगर आप खाओगे, अगर आप पालथी मार के खाओगे, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और जब आपके गुड्डे ऐसे मुड़े हों आधे, ना तो आपका हाजमा ठीक होएगा, ना आपका हगना ठीक होएगा। इसलिए आपको कुर्सी वाली टॉयलेट दे दी, वैसे ही बैठने वाली ना। अगर जंगल में हगते हो मिट्टी में, तो मिट्टी बनाने वाला बैक्टीरिया चालू हो जाएगा, या फिर जंगल का कोई जानवर खा जाएगा उसको। लेकिन अगर आप चिकनी जगह पे अगर लेटरिंग करते हो, वहां बीमार करने वाला बैक्टीरिया पैदा होएगा। होम्योपैथी में जब किसी को सीधा असर डालना हो, भाई सीधा असर होना चाहिए, खून में जानी चाहिए चीज, तो उसकी जीभ पे डालते हैं 2 बूंद सिर्फ, ठीक है ना जी। पोलियो वाली भी 2 बूंद जीभ पे डालते हैं, क्योंकि सीधी ब्लड में लेके जानी है उनको। उसके बाद आपके बच्चों का क्या हाल हो रहा है आपको नहीं पता ना। जो 45-45 साल में अब हार्ट अटैक हो रहा है ना, ये ब्लड के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का असर है। हमको नॉर्मल लगता है ये। आज से 45-40 साल पहले गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता था जी, मतलब कोई अस्पताल नहीं था, इसका मतलब कोई बीमार नहीं था। जिनके हार्ट अटैक करने का उनको क्या फायदा मिलेगा बच्चों को, या मान लो 45 साल के बंदों को हार्ट अटैक अगर हो रहा है, तो जो जिन्होंने ये डोज दिया उनको क्या चीज से बेनिफिट हो रहा है? वो ये बताएंगे कि ये हार्ट अटैक इस वजह से हो रहा है। अगर ये वाली चीज खाओगे या ये वाली चीज इस्तेमाल करोगे तो नहीं होएगा, ऐसा आपको वहम रहेगा, और आप जिंदगी भर उनके कस्टमर रहोगे। जिंदगी भर आपको बीमार करने से किसी को क्या फायदा, क्योंकि आप सारी उम्र बीमार रहोगे तो सोच ही नहीं पाओगे। लड़ने की हिम्मत कहां से आएगी बीमार आदमी के अंदर? आपकी जमीन चाहिए किसी भी कीमत पर भाई साहब। उसके लिए आपका परिवार तोड़ना पड़े, उसके लिए आपका गांव तोड़ना पड़े, दंगे कराने पड़े, युद्ध करवाना पड़े, कत्लेआम मचाना पड़े, जात जात बिरादरी तोड़ना पड़े, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर कुछ भी करना पड़े, आग लगानी पड़े जंगलों को, जो करना पड़े करेंगे, पर जमीन चाहिए। क्योंकि यह धरती ऐसी है कि यहां नदियों की, पानी की, समंदर की, रेत की, पहाड़ की, जंगलों की, किसी चीज की कमी नहीं है। वहां जिनको ये चाहिए ना, जो बैठे हैं वहां तो कई कई तो देश ऐसे हैं कि 9-9 महीने 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता वहां। इसलिए वो चाहिए उनको ये, या वो उन्होंने मुगल भेजे, नई बात बनी, उन्होंने अंग्रेज भेजे, फिर इकट्ठे हो गए लड़ने के लिए। उन्होंने देखा इनका लड़ने का स्टाइल ही अलग है, ये तो किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं करते यार। अपनी रोटी खाने वाला, जिस टाइम पे जिसको वो दौर कहते हैं 1947 से पहले गुलाम होता था देश, ऐसा बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। गांव तब भी आजाद थे, गांव को किसी से लेना ही देना नहीं था यार। आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको सेना की जरूरत नहीं। पंचायत झगड़ा हो गया, पंचायत ने शाम तक निर्णय कर दिया, रोटी अपनी, बीज अपना, पानी अपना, खेत अपना, डंगर अपने, गोबर अपना, जंगल अपने, लेटरिंग अपनी, पानी सब, भाईचारा अपना, सब कुछ था जी। क्या थी? किसी चीज के लिए हमको सरकार के लिए डिपेंडेंट, ना कोई वकील आता था, ना कोई पुलिस वाला आता था, ना कोई जज की जरूरत थी, किसी सरकार की जरूरत थी अपने को। पैसे की भी जरूरत नहीं थी अपने को। बारिश कम आई, कम बारिश वाले अनाज उग गए, वो खा लिए तो फिट है, और ज्यादा बारिश आई, ज्यादा बारिश वाले अनाज आए, वो भी फिट है। फ्लड आई, बाढ़ आई, 70 के बाद जितनी बाढ़ आई उनमें जमीन के ऊपर पानी इकट्ठा हुआ। 70 से पहले अगर कोई बाढ़ आई तो 3 दिन में पानी गायब, क्योंकि जमीन इतनी फोकी थी जनाब, सारा पानी 3 दिन के अंदर पी जाती है जमीन।
चाहे जितना मर्जी पानी हो, लेकिन अगर आपने यूरिया डीएपी डाल के उसके ऊपर लेमिनेशन कर दी, चिकना होता है ना पे, पानी में मिलके लेमिनेट कर देता है, वो नहीं जाएगा पानी आपका नीचे। तो आपको अगर काबू करना है तो पानी काबू करना पड़ेगा। पहले जो पानी आपके पास नहरी पानी आता था रेगुलरली, और आपके नलके होते थे, हाथ से निकाल लिया जितनी जरूरत पड़ती थी, एक पानी का टोपा खराब नहीं करते थे। इन्होंने भाई साहब आपके गांव में पानी का कनेक्शन देके 24 घंटे टंकी खुली चल रही है। इन्होंने, आपको नहीं पता था कि आपके गांव में टूटी लगी और वो खुली चल रही है? आपको भी पता था, आपको भी पता था, सरकार को भी पता था, और वो चलवाती थी। वो कहती थी चलाओ इसको, चलाओ। हर गांव ने सारा पानी जमीन का निकाल के बाहर फेंक दिया। अब बिना मोटर के, बिना बिजली के पानी निकाल के दिखाओ धरती से। क्यों जी? नलके वाला पानी निकाल के दिखाओ, इमरजेंसी में भी। इमरजेंसी के लिए भी आपके पास अब कुछ नहीं बचा सरकार के आगे घुटने टेकने के अलावा। और सरकार किसकी है? जो उनको पैसा देता है। पैसा कौन देता है? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सिर्फ पैसा और प्रॉफिट। उनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया का क्या हाल है जी जनाब, उनको पैसे से मतलब है। आप सोचोगे आप में इंसानियत बची है, इसलिए आपके दिमाग में सवाल आता है कि यार उनको क्या फायदा खाम खाई किसी की जिंदगी बर्बाद करके। उनको नहीं फर्क पड़ता जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आए ही इसलिए थे कि आपको बर्बाद करना था। अब उनको कौन सा पता नहीं था कि पेस्टिसाइड यूरिया से बीमार होते हैं लोग। अमेरिका में जहां अपने लिए जो लोग बोते हैं, हम भी अपने लिए बोते हैं, तो हमको पता है यार इसमें ये सब, हमको मालूम है यार, देसी आदमी अनपढ़ आदमियों को पता है हमको, उनको नहीं पता साइंटिस्टों को कि इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। कमाल करते हैं जनाब। हल ही तो बता रहे हैं अभी। देखो आपको बता दिया आपके पास पानी नहीं है, पानी का इंतजाम गांव को अपना करना चाहिए मिल करके, ये हल है। समझ गए ना? मैं थोड़ी पानी की टंकी भी दूंगा, या कोई बाहर का आदमी थोड़ी देगा आपको पानी, नहीं समझे जी? दूसरी बल, आपने जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था उस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना पड़ेगा, आपस के भाईचारे और व्यवहार का। कागजों पे निर्भर नहीं होना, जबान पे होना, जबान पे, कि भाई ने जबान दे दी तो दे दी। ये लड़ाई जबान, ऐसे जो आपस का जो भाईचारा है ना जी, वो जीत सकता है। कि दगा नहीं करना आपस में। बैंकों से तो अपन मुक्ति दिला देंगे आपको, सरकार से तो अपन दिला देंगे मुक्ति, पर अपना सिस्टम नहीं होगा तो फिर मारकाट मचेगी ना आपके गांव में ही। भाई मान लो झगड़ा हो गया, आपने कभी कैलकुलेट किया आपके गांव से पढ़ाई के नाम पे कितना पैसा जाता है बाहर? मैंने यहां एक 4500 वोट वाले गांव में किया था 2018 में। 53 लाख रुपया महीने का जाता है प्राइवेट स्कूलों को, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। एक गांव, उस गांव से। आपके गांव की कम जनसंख्या है तो आपका 20 लाख जाता होगा महीने का। महीने का बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम में। ठीक है? आप अगर इसको सरकारी स्कूल कहना बंद कर दो और इसको अपना स्कूल कहना शुरू कर दो, तो ये जमीन वापस अपने नाम करवावांगे वापस। 19 नवंबर को रैली रखी आपने करनाल में। उस रैली का सबसे मेन मुद्दा यह है कि जितनी भी गांव की सामूहिक जमीन सरकार ने अपने नाम करी है ना, वापस गांव के नाम करो पहले तो। क्योंकि आपके पास जमीन ही नहीं होगी तो अपने बच्चों की लड़ाई कैसे लड़ोगे भाई? शाबाश शाबाश शाबाश। है? अब उसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं जी, आपके गांव का फायदा। नंबर 2, आधार कार्ड के साथ किसी भी कागज को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन इन हरामखोरों ने हर आदमी को लालच के साथ जोड़ करके उसको कंपलसरी बना रखा है। इसको बिल्कुल कंपलसरी हटाओ। जिसने जुड़वाना जुड़वाओ 100 बार, हमें नहीं ठेका, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। आधार शब्द नहीं मांगेगा कोई भी आदमी, और ना कोई आधार देगा। पहले बोलेगा तुमने ड्राइविंग लाइसेंस किस लिए बनवाया है, वो अगर वो आईडी कार्ड भी नहीं चलता। पैन नंबर किस लिए बनवाया है? क्योंकि चक्कर क्या है, आपकी जिंदगी को कंप्यूटराइज करने का प्लान है। आपके जोड़ जब बन जाएंगे, जोड़ के अंदर भी वो फास्टैग लगने वाला। आपके डंगरों के यहां फास्टैग लगा रखा उन्होंने कान पे, है ना? तो जैसे गाड़ी पे लगा हुआ है ना, टोल पार करते हो तो पैसा कट गया, है ना? देखो टोल पार करा, पैसा कटा, टोल पार करो। तो जब आपके डंगर आएंगे तो पैसा कटो, टोल पार करो। सही बात है। ये क्योंकि आपका है ही नहीं जोड़ भाई साहब, बाबा जोड़ नहीं है आपका, सरकार का हो चुका है। सरकार तो कभी भी प्राइवेट कंपनी को दे देगी जनाब। प्राइवेट कंपनी कहेगी मछली पालो भाई, खर्चा कैसे निकालें? प्राइवेट कंपनी बोले खर्चा कैसे निकालो? कि जी मछली पालो, झींगा पालो, इनसे डंगरों का पानी पीने का लो,
जो डंगर पिलाने लाते हैं, इनसे लो पानी, 1-1 रुपया लो चाहे 2 रुपये लो, जैसे मर्जी लो। आप सोचोगे 1 रुपया यार क्या खर्चा होता है, लेकिन उसने आपने मान लिया ना उनका है ये, वो बाद में कहेगी और खर्चा कैसे निकालें, मछली पाल रखी है तो यहाँ बाहर एक रेस्टोरेंट भी खोल लो, मछली काट काट के दो, बना के दो बढ़िया सा, और मच्छी है तो यार साथ में थोड़ा दारू की बोतल भी हो तो कोई नहीं आता खोल दो, कोई बात नहीं, दारू पी ली मच्छी खा ली उल्टे काम करने तो कोई नहीं, टेंट भी लगा दो, यहाँ बाहर से भी बच्चे आके सारे उल्टे काम करा करेंगे। गाँव को रंडी खाना बनाने की प्लानिंग है ये खाली कदे सोच रहे हो जोड़ जोड़ इकट्ठा करना है, पूरी संस्कृति खराब करने की प्लानिंग है। लेकिन हमको समझ में आएगी तो ही लड़ेंगे। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको समाधान क्या है, समस्या पता लग गई, समाधान खत्म। हमको ये मालूम है ये चीज खाने से बीमार होता है बच्चा, वो चीज गांव से किसी भी कीमत पे बाहर फेंक दो। ये चीज करने से देश का समाज का नुकसान होता है, वो चीज गांव से बैठ के चर्चा करेंगे। देखो जब आप चर्चा करने बैठोगे ना जी, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपके गांव में क्योंकि आपके यहां ठेकेदार है, 5-4 पॉलिटिकल पार्टियों के ठेकेदार पाएंगे, है ना, हर पार्टी का। अब वो ठेकेदार आके बोला ऐसे नहीं होता, देश का नाश हो लिया, कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा बोलेगा। 8-7-10 लोग बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गांव को बोलना पड़ेगा हम करेंगे। एक मीटिंग फेल हो जाएगी, फिर उसमें पता चलेगा ये कमीने लोग हैं 4, फिर अगली मीटिंग फिर बुलाओ, फिर अगली मीटिंग में फिर 2 कमीनों का पता चलेगा, तो पूरे गांव में निशानदेही हो जाएगी, भाई ये बंदे हैं जो पूरी मीटिंग को खराब करते हैं। सबके भले की मीटिंग में कौन नहीं आना चाहेगा बताओ। आजकल मीटिंगों में आना बंद इसलिए कर दिया शरीफ आदमी ने क्योंकि वहां लुच्चे गुंडों की बात सुनी जाती है और हमारी बात सुनी नहीं जाती। लेकिन जब गांव के अच्छे लोग खड़े होकर के इस बात की जिम्मेदारी लेंगे ना कि भाई ये तो मुसीबत तो बच्चों की जान पे आ पड़ी है, अब तो कुछ रास्ता बचा ही नहीं जनाब, फिर जाके आप अपने गांव के लिए रास्ता तैयार करोगे कि गांव में पुलिस की एंट्री नहीं होएगी। भाई ऐसे कराओ, अगर पुलिस ने आना है तो यहां चाहे गुरुद्वारा साहिब की कमेटी चाहे गांव की मिलकर कमेटी, अब उसमें भी 2 गुरुद्वारे कहते हैं, छोटा सा गांव 2 गुरुद्वारे बन गए जी। मैं पूछ रहा था, मैंने किसी से पूछा था तुम्हारे कट्ठरी में 2 गुरुद्वारे क्यों हैं, वो मेरे को कहने लगा थारे गांव में फपड़ाने में भी तो 2 मंदिर हैं। चार है बताओ जी, ठीक है बड़े थारे भी तो। अच्छा भाई ठीक है भाई, एक पुराने मारा तो एक तो पुराने पुजारियों का, एक नए पुजारी बने से उनका है भाई, यहाँ पता नहीं क्यों है क्योंकि हमने यो पता जी आगे आने वाली टाइम में अगर कोई बचाएगा ना इस धरती को तो सिख ही बचाएगी। उसका कारण क्या है पता है, उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो उसका कारण यह है कि ये कौम का जन्म ही देश धरती बचाने के लिए हुआ था, मतलब ये लोग पैदा ही इसलिए हुए थे, इनको पैदा इसलिए किया गया था, या कह लो ये कौम इसलिए बनी थी सिक्खी, ठीक है। दूसरी कारण यह है कि जो कौम या जो कबीला या जो गांव अपनी विरासत को संभाले हुए है, जिसने अपना धोती यानी नीचे का जो पहनावा है और पगड़ी सिरवाड़ी ये 2 नहीं छोड़ी है, उसके ऊपर सरकार के कानून लागू नहीं होते। अभी भी आप जाओगे निहंग सरदारों के ऊपर सरकार का कोई कानून लागू नहीं है। निहंगों के ऊपर ना कोई भी हथियार रख सकते हैं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, उनकी गाड़ी पे कोई आरसी बनवाने की जरूरत नहीं है उनको। और कहीं है निहंग नहीं बनाते तुम कर लो, क्या करोगे, कोई कानून ही लागू नहीं होता। जो अपनी विरासत को संभाले हुए आदमी है, जो पुरखों की विरासत को, उस आदमी के ऊपर इनके ये कानून, ये संविधान में लिखा हुआ है, ये तक कशाई नहीं है जी। यानी हमारे बच्चों के सिर से पगड़ी उतरवाना ये षड्यंत्र है, क्योंकि इससे वो लोग शरणार्थी हो जाते हैं, यहां के मूल निवासी नहीं रहते। इसीलिए वो क्या करते हैं कि यहां के सरदार को या यहां के आदमी को जमीन का रेट ज्यादा दे देंगे ताकि ये यहां से जमीन बेच के दूसरी जगह ले ले। तो जैसे ही वो अपनी जगह मूल छोड़ी वो शरणार्थी हो गया, वो मूल निवासी नहीं बना। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि फपड़ाने का बंदा तो ठरी में पढ़ाने आएगा, ठरी वाला करनाल पढ़ाने जाएगा, करनाल वाला पानीपत जाएगा, पानीपत वाला रेवाड़ी जाएगा, वहां वाला कहीं और जाएगा। जब यहां से काम नहीं चले तो यहां वाले को भेज दो जमीन बेच के अमेरिका कनाडा। मतलब आदमी को उसकी जड़ से काटना यह षड्यंत्र है, समझे जी। और जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो आज के टाइम पे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, नॉर्थ इंडिया में अपनी जड़ों से जुड़े हुए केवल सिख कौम बची हुई है।
और यही कारण था कि सिक्खी ही खड़ी थी जिस टाइम पे किसान आंदोलन हुआ, और यही कारण है कि उनका टारगेट अगला सिक्खी है। और इसीलिए सारे पंजाब को कनाडा अमेरिका भेजा गया है, इसीलिए भेजा गया जनाब। ऐसा नहीं है कि कनाडा और अमेरिका में सरदारों की डिमांड है, ऐसा नहीं है। हरियाणा को भी भेज रहे हैं, झारखंड में। उसके बाद ये इधर वाले हैं ना कि ये इकट्ठे हो गए, और आप हमारे और आपके लिए क्या कर रखा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इस एरिया को खालिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है कि मान लो ये वाले लोग खड़े हो गए कि हमको तुम्हें घुसने नहीं देंगे, तो ये किराए पे लोग तैयार कर रखे, ट्रेनिंग दे रखी है, जो बोलेंगे सरदारों की तरफ से कि खालिस्तान चाहिए हमको। है नहीं है, कोई नहीं मांगता, लेकिन वो मंगवाएंगे। फिर वो क्या कहेंगे, इनको एक बार पहले इनको खालिस्तान बना के दे दो, जो थोड़ी बहुत मारकाट में काम चल गया उसी से भी बात नहीं बनेगी तो दे दो, पहले पूरा देश को लपेट लेते हैं, इनको फिर लपेट लेंगे, लपेटेंगे जरूर। सब तो बड़ी समस्या है गुजरात लोग ने पूरे देश को हाईजैक कर लिया ना जी ना, ये बिल्कुल 100% है। गुजरात हर जगह, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ देखो बड़े बड़े जो भी सरकार जिथे है गुजरात लोग बैठी हुई। बाबो जिस टाइम पे कोई दूसरा आएगा वो अपने लेके आएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि गुजरात ने कोई हाईजैक, गुजरात का तो आदमी पैसे के लिए बैठता है, उसको ना देश से मतलब, उसको ना भ्रष्टाचार, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। उसने हर जगह पे अपने पैसा कमाओ और मौज करो, जो हम कहीं वही करते रहो, जहां हम कहीं साइन करते रहो। चाहे उसमें आर्मी की 9 लाख एकड़ जमीन बेचनी हो, चाहे रेलवे की 3 लाख एकड़ जमीन बेचनी हो, चाहे आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बेचना हो, चाहे आर्मी को प्राइवेटाइज करना हो, चाहे पुलिस खत्म करनी हो, चाहे सीआरपीएफ खत्म करनी, चाहे बीएसएफ खत्म करनी, वो सारे ऑर्डर पास कर देंगे। वो इसलिए बिठाए हैं क्योंकि वो बुद्धे और कमजोर आदमी है, वो लड़ने की क्षमता नहीं है। इसलिए नहीं कि वो गुजरातियों है, इसलिए कि वो अगर गलत हो रहा है, अपने वाला आदमी होगा तो वो विरोध करेगा कि ना जी गलत हो रहा है, और वो अपने लोगों को समझाएगा। जैसे मैं अब अपने लोगों के बीच आके समझाया, मेरे को कहीं पे बिठा दो आप, आपके बंदा, अगर आपका बंदा बैठा हो दिल्ली के अंदर और वो देख ले कि सरकार प्लानिंग कर रही है आपकी जमीनों के ऊपर कब्जा करने की, तो मैं पहले जाके बता दूंगा आपको। वो तो अडानी बानी गुजराती ने कानून देने लाया ने, वो गुजराती ने इशारे पे जो कुछ हुआ सरकार सेंटर ने किए, यही आपकी सारी पॉलिसी तो तैयार हो रही है। बाबो यही गलती है, आपको लग रहा है अडानी कर रहा है, अडानी के बाप बैठे हैं ऊपर, वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया का कार अडानी की फैक्ट्रियों के ऊपर जो असली मालिक है वो इजराइल है अभी भी, और इजराइल भी नहीं, इजराइली कुछ लोग हैं, वो 13 फैमिली हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। सारा बैंकिंग सिस्टम उनका है। अब आपको बता दूं मैं, एसबीआई प्राइवेट है, पता है आपको, सरकारी नहीं है, एक भी बैंक सरकारी नहीं है, आरबीआई भी सरकारी नहीं है। अब सोचो आप, आरबीआई सरकारी नहीं, बैंक सरकारी नहीं, तो कौन है मालिक? वही है, रोथस्चाइल्ड फैमिली है उसकी मालिक। जितना पेस्टिसाइड, जितनी फार्मा कंपनियां, जितने इंसेक्टिसाइड, जितना डीएपी, जितना यूरिया, जो भी खेत में पड़ने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उस सारी टेक्नोलॉजी का मालिक रॉकफेलर है। जितनी आपके मोबाइल के अंदर और स्मार्ट चीजों में और विंडो जहां आती है, एंड्रॉयड जहां आती है, उस सारी का मालिक बिल गेट्स है। इसीलिए आपकी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन चाहिए, इसलिए आपके मोबाइल में इंटरनेट चाहिए, इसलिए आपके बच्चे के पास किताब हो या ना हो, मास्टर हो या ना हो, उसके हाथ में टैबलेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके घर की हर जानकारी अपने पास रखता है मोबाइल। आप कितने कदम चले ये भी बता देता है, आप कहां से कहां गए ये भी बता देता है, कहां पैसे खर्च करे, कैसे लोगों से बातचीत करी, क्या क्या बातचीत करी, कितनी देर फोन पे लगे रहते हो, कितनी देर मैसेज देखते हो, कितनी यूट्यूब वीडियो देखते हो, किस टाइप की देखते हो, किस नेता की देखते हो, किस अभिनेता की देखते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ उनको एल्गोरिदम के जरिए मालूम है। आपके घर की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो। तो ये अडानी, अंबानी, मोदी, राहुल, केजरीवाल, ये सब कहने की बातें हैं बाबू, ये सब पैसे से चलते हैं। 2014 का हिसाब लगा लो, प्यादे। सुनो अब मैं आपको कहानी बताता हूं। 2014 में पूरे देश में कांग्रेस को गालियां मिल रही थी, क्यों जी? खुद कांग्रेसी भी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? खुद कांग्रेसी भी दे रहे थे 2014 में। उस टाइम पे कितनी सीटें आई थी 2014 में बीजेपी की, एनडीए की? 288। कितनी सीट आई थी जी?
उस 288 में से 144 मेंबर वो थे जो पहले कांग्रेस वाली सरकार में थे, पार्लियामेंट के मेंबर। पता है आपको ये बात? किसी को नहीं बताया, क्योंकि हमें आंकड़े देखने का कोई नहीं। कितने लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको टिकट दिया और वो बने, मतलब यूपीए छोड़कर एनडीए में आए 144। यानी आपको लगता है मोदी के पास कुछ कोई पावर नहीं है उसके पास। ये तो हमको लगता है ना। 24% वोट मिले थे जब लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया गया, 24% खाली बीजेपी को, और जब मोदी बना ना 31% मिले थे, 7% वोट मिला। जब मान लो एक परिवार का मुखिया है, मुखिया ने जो गलत फैसला करना फिर परिवार का तो हालत बेकार होएगी। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆ बीजेपी है या मान लो मोदी है, जो वो ना बाहर नहीं बस लेके अपने संपर्क करता है, परिवार की करे। बस माल को आपकी यही गलती है कि आप उसको मुखिया मान बैठे। परिवार जान पर वो मुखिया नहीं है, वो नौकर है अपना। उसकी गाड़ी, उसका खर्चा, उसका महल, उसकी ताकत हमारी दी हुई है। जब आप उंगली लगाते हो उस वोटिंग मशीन पर या निशान लगाते हो तो आप ये कहते हो कि जा, मैंने अपनी ताकत तुझे दी। उसको वो ताकत आपके कहने से मिली हुई है, आपने दी हुई है। नौकर चेंज कर दी, नौबत आ चुकी है। नौकर चेंज करके फिर बैठ जाओगे। दुकान खोल ली, नौकर चोरी कर रहा था, नौकर निकाल के दूसरा करके घर बैठ जाओगे, फिर करेगा अगले वाला, पता लग जाएगा मालिक तो साला पागल है। फिर वो नौकरी बार-बार रखता करते फिर हाल की है। मालिक को 24 घंटे जागना पड़ेगा, ये हल है। ताकत अपने पास रखनी पड़ेगी, ये हल है। कि तुझे देते ही नहीं ताकत, तेरे को दे दी, अब फैसले मैं लूंगा। आधार कार्ड देना है कि नहीं देना, फैसला मैं लूंगा। मेरे बच्चे को पैदा होने के बाद कोई इंजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, फैसला मैं लूंगा। मैं अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाना चाहता हूं, प्राइवेट में पढ़ाना चाहता हूं, फैसला मैं लूंगा। मजबूरी में पढ़ा रहे हो आप प्राइवेट स्कूल में, मजबूरी में पढ़ा रहे हो। हर आदमी मजबूरी में पढ़ा रहा है। जिसका 2000 रुपए महीना देने का जुगाड़ है ना, सुनो, जिसका 2000 रुपए महीना देने का जुगाड़ है ना अपने बच्चे की फीस, वो बच्चा सरकारी में करा के दिखाओ। वो 2000 की बजाय 2500 वाले में कराता है। जिसका 2500 देने का जुगाड़ है वो 3000 वाले में कराता है। जिसका 4000 देने वाले का उसका 7000 वाले में कराता है। जिसका जितना जुगाड़ है ना उससे फालतू वाले स्कूल में करवा रहा है अपने बच्चे को। उसको लग रहा है शायद यहां से बात बन जाए, क्या पता इस स्कूल से बन जाए, इससे नहीं बने, इस शहर से बन जाए, कहीं से बन जाए। लेकिन आप दौड़ किसके लिए रहे हो? बच्चे के लिए तो दौड़ ही नहीं रहे, बच्चे को बच्चा बनाने के लिए, बच्चे को पैकेज बनाने के लिए दौड़ रहे हो कि नौकरी मिले, बढ़िया नौकर बने, ताकि वही नौकर फिर आपकी गोभी खोदे जैसे पुराने वाले नौकरों ने खोदी। सारे नौकरों ने तो खोदी जी। नौकर तो नौकर ही होता है जी। क्योंकि जब आपको लॉकडाउन के दौरान जब आपकी ऐसी तैसी कर रहे थे, आप अपनी बात बताते, भाई मैं तो ना मजबूरी में अपने बच्चे को बीमार है उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूं। पुलिस वाला बोलता हमने तो नौकरी करनी है जी, लट तो मारने पड़ेंगे, चालान तो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा, हमने तो लगाने पड़ेंगे आपको वैक्सीन, क्योंकि हम तो नौकरी कर रहे हैं। आपका बच्चा स्कूल में आएगा, हाजिरी तब लगेगी जब वो सर्टिफिकेट दिखा देगा, हम तो नौकरी कर रहे हैं जी। नौकर तो नौकरी करेगा जनाब, नौकर आपके लिए काम नहीं करेगा, नौकर मालिक के लिए करेगा। नौकर का मालिक सरकार, सरकार का मालिक उद्योगपति। अल्टीमेटली नौकर उद्योगपति के लिए काम करेगा, आपकी जमीन के लिए नहीं करेगा। आप मालिक हो। हमारे पुरखे क्या कहते थे? खेती सबसे उत्तम और नौकरी सबसे नीच। हमने क्या करा? नौकरी को ऊपर बचा दिया और खेती को नीचे। ये भी षड्यंत्र था। एक टेलीविजन पूरे मोहल्ले में काम दे देता था। मोहल्ले में लड़ाई बजानी पड़ेगी अगर घर घर में टेलीविजन लेके आना है तो। और अगर हर घर में जे विकसित पासे चलना है ना, जिस टाइम ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ उत्तम खेती मध्य व्यापार ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ उत्तम ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। सुनो ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह। सरदार सुल्तान सिंह जी, गोरे 1 लाख भी नहीं थे टोटल। नहीं थे। अपना देश पढ़ाई से उन्हें सिर्फ 30-40 करोड़ था। अपने देश के लोगों को किराए पे लिया उन्होंने। वो जो लालची लोग थे किराए पे, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, हमारे ही लोगों ने कंट्रोल किया। बाहर का आदमी आपको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी समझ, आप अनपढ़ थे इसलिए नहीं पकड़े गए आप, इसलिए उनके काबू नहीं आए आप।
अनपढ़ थे इसलिए नहीं आए आप उनके काबू में, आप इसलिए उनके काबू में आए क्योंकि उन्होंने ऐसे आदमी को आपके ऊपर बिठाया जो आदमी आपका था, आपको लगता था ये हमारा है। वो उन्होंने आके कभी गांव में आके कभी चंद आपसे वो नहीं मांगा टैक्स, आप ही का जो गांव का चौधरी था वही लेता था आपसे, जितने भी लेता था जमीन की। आपको बाहर के किसी आदमी ने कंट्रोल कभी नहीं किया, ना गुलाम बनाया। उनके पास पढ़ाई थी, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों दिया था मालूम है? हमारे पुरखों ने स्कूल क्यों खोले थे? वो इसलिए खोले थे कि ताकि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ना सीखे और अंग्रेजी पढ़ के उन अंग्रेजों के षड्यंत्रों को समझ के अपने गांव को समझाए कि ये षड्यंत्र है। असल में हमने नौकरी करना, हम लोग अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है ऐसा बोलते थे हमारे पुरखे, और एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अंग्रेजी क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जितनी बातें मैं आपको ये बता रहा हूं, 1948 में जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब के अंदर लिख के गया हुआ है कि ऐसे ऐसे काबू करनी है दुनिया। किताबों में लिखी हुई है ये भाई साहब, अंग्रेजी की किताबों में, कि ऐसे लोग काबू करने हैं। पूरा मोहल्ला अगर इकट्ठा मिलकर बैठता है तो उस मोहल्ले को ऐसे तोड़ना है, पूरा परिवार करना तो पूरा परिवार ऐसे तोड़ना है। अब आपकी औरतों को घरों से बाहर निकालेंगे ये, क्योंकि कर्जे पे आदमी तो हो गए, अब औरतों को कर्जदार बना, आप औरतों के नाम पे भी लेने लगे होंगे कर्जे लोग इकट्ठे होकर के कि अब तेरे नाम कंपनी बना देते हैं, अब औरतों को गालियां मिला करेंगी। अभी तक सिर्फ घर के बड़े, अब आदमी को मिलती थी। औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर ये ऐसा जलील करेंगे आने वाले टाइम में आपके गांव में घुस करके, ये फेमिनिज्म का नाम। भाई अरे भाई साहब, कंपनी बनती है ना, काम कौन करता है जी सबसे ज्यादा बताओ? सबसे निचला एम्प्लॉय या सबसे ऊपरला एम्प्लॉय? कौन करता है जी? सबसे निचला ही करता है। सबसे निचला बाहर फिरने का काम करता है, और मैनेजर बैठता है अपनी कुर्सी पे आराम से एसी कमरे के अंदर अपने अपने दफ्तर में। हमारी औरतें हमारी मैनेजर थी, मालक थी वो घर की, जितना कमा के इकट्ठा करके लाते थे उसके हाथ में पकड़ाते थे, ले भगवान, ले मालकन, वो पकड़, और वो तय करती थी घर में कौन सा सामान आएगा कौन सा नहीं आएगा, किसको सामान क्या देना क्या नहीं देना, वो तय करती थी। वो मालकन थी, वो मैनेजर थी। उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए नौकरी पे निकाल दिया, गालियां खा के आती है वो जाके वहां दफ्तरों में, और कहते हैं कि हमने बेटी बचाई है, लड़कियों का अधिकार। अरे लड़की आदमी के बराबर है ही नहीं, लड़का लड़की बराबर है ही नहीं, लड़की कहीं ऊपर चीज है भाई, वो मैनेजर ही है, वो मालकन है, वो मालिक है इस देश की। हमने जो कल्चर दिया ना हमारे पुरखों ने, वो ये दिया कि वो मालिक है, वो नौकर नहीं हो सकती। इन्होंने नौकर ले आके छोड़ दी कि तुम्हारी घर की औरतों को नौकर बना के छोड़ देंगे। जो चीज सबसे नीच था ना, वहां हमारी औरतों के लिए, उसके लिए रास्ता खोला। आपके पूरे परिवार को कैसे तोड़ा हुआ पता है? एक टेलीविजन पूरे गांव में होता था, सिर्फ वो देखने जाते थे जिनको टेलीविजन का ही शौक है। उसको रेपुटेशन का इश्यू बना के हर घर में टीवी पहुंचा दिया। हर घर में नहीं पहुंचा दिया, अगर मेरे 4 बेटे हैं ना, चारों अलग अलग शहर में बिठा दिए, एक बेटा वहां नौकरी करेगा, एक करनाल करेगा, एक चंडीगढ़। अब यहां भी टेलीविजन है और चारों के घर में है, और उन चारों के घर में जाओगे तो 3 कमरे तो तीनों कमरों में है, और 3 कमरों से बात नहीं बने तो हर की जेब में है, हर एक आदमी की जेब में है। और आपको पता चले 1940s में टेलीविजन का आविष्कार हुआ, CIA ने इसका पेटेंट ले रखा है, उस पेटेंट का नाम है माइंड कंट्रोल डिवाइस। दिमाग को कंट्रोल करने की डिवाइस है ये, CIA की, आर्मी की टेक्निक है ये। कद सोचते हो कि यार कोई हमारे साधन है, हमारे लिए नहीं बनाया उन्होंने, अपने लिए बना रखा है। जिस दिन से टेलीविजन देखना शुरू किया उसके बाद ही आपके समाज में वृद्धाश्रम आए हैं, उसके बाद ही अनाथ आश्रम आए हैं, उसके बाद ही विधवा रहनी शुरू की। गांव में एक भी विधवा नहीं होती थी, एक भी अनाथ बच्चा नहीं होता था। उसके बाद ही औरतों के संबंध दूसरे परिवारों के साथ, आदमियों के संबंध दूसरी औरतों के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मल मानना उस दिन के बाद शुरू किया। लड़कियों ने भागना उस दिन के बाद शुरू किया जब फिल्मों में लड़कियों ने भागना शुरू किया। लड़कियों की स्कर्ट यहां तक इसलिए है क्योंकि उनकी हैं जिनको वो अपना आदर्श मानती हैं। आपका सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग तो आपके बच्चों को सट्टा खेलना सिखाते हैं। आपका अभिनेता आपके बच्चों को यह कहता है कि विम पान मसाले खाओ, खैनी खाओ, खैनी मसाले। वो तो सिगरेट पीना सिखाते हैं, दारू की एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो सारे वो उल्टे काम करते हैं जो आपके बच्चे जिनको अपना वो मानते हैं, आपको नहीं मानते।
क्योंकि आप और हम सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। हम समाज की बेहतरी के लिए क्या करते हैं पूरे दिन में? आदर्श डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। हाँ जनाब, वापस बैठ के सोचने का समय है ये। कदम नहीं सोच रहे हो कि ये इतना कोई आसान। देखो जी, हमको ये मालूम है अगर आप लोग साथ देते हो तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, सिस्टम जिससे एमएलए जिस भी पार्टी का आप चुनना, जो आदमी आपने एमएलए बनाना, लेकिन ताकत गांव की गांव में रहनी चाहिए। गांव डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए। गांव डिसाइड करने का एक तरीका होता है, उस तरीके पर बैठ के काम करना पड़ेगा। अगर आप सारे लोग बैठ कर निर्णय ले लोगे तो गांव नहीं मानेगा, तो गांव को शामिल होना पड़ेगा उस एक्टिविटी में जिसके लिए आप जो गांव की बात कर रहे हो। होता क्या है, पूरे गांव का फैसला कुछ लोग ले लेते हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं कि क्यों लिया गया फैसला है, क्यों जी। और दूसरी बात, जब 4 लोग कोई बदलाव करने निकलते हैं वो कभी बदलाव नहीं कर सकते समाज में। बदलाव करने के लिए हर उस आदमी को शामिल होना पड़ेगा जिसका बच्चा बर्बाद हो रहा है। मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा था, उसको ऐसा गंदा समाज मिल रहा था, भविष्य में नशा रोज बढ़ रहा है, व्यभिचार रोज बढ़ रहा है, आपके मोबाइल पर अश्लील वीडियो रोज आती हैं, आपके बच्चे बंदूकों वाली ही वीडियो गेम खेलते हैं, आपका दुकान पे खाना खाओ, जितना दुकान पे सामान मिलता है पैकेट वाला सारे में जहर ही जहर है। जितने अस्पतालों के अंदर केमिकल आपके बच्चों के शरीरों में डाले हैं सारे उनको बीमार करने के लिए हैं। सारे जो विधानसभा में, राज्यसभा में सांसद बैठे, विधायक बैठे, सारे ही तो लिच्चड़ गुंदे गंदे लोग। बढ़िया लोग चुनने ही बंद कर दिए। मतलब आपका मास्टर जी आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपका पटवारी आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपकी आशा वर्कर, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर, आपका तहसीलदार, आपका डीसी, सब गुंडों के लिए काम करने पर लगे पड़े हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप भी उन्हीं के लिए कर रहे। घर में सारी कमाई किसको दे रहे हो आप? सवेरे मोटरसाइकिल के किक लगा, रॉकफेलर के पास पैसा जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। खेत में ट्रैक्टर चलाओ तो उसके पास पैसा जाता है। आप सारा का सारा गांव मिलके एक दूसरे को पैसा दिया करता, अनाज दिया करता। किसान ने अनाज कमाया, एक हिस्सा कुम्हार को चला गया, एक लुहार को चला गया, एक धोबी को चला गया, एक नाई को चला गया, फलाना फलाना डिमका सबको चला गया। सारे मजबूत हो रहे थे, वो उसके लिए कर रहा, वो उसके लिए कर रहा, बात खत्म, नहीं जरूरत किसी की। अब क्या कर रहे हो? विकसित तो फिर पुराने भारत जानते जी, यही गल है ना। एक आज पुराने की सुन लो, फिर विकसित की सुन लो। आप विकसित की कहानी सुन लो। 1860 अंग्रेज थे उस टाइम देश के अंदर राज कर रहे थे, जिस दौर को आप गुलामी का दौर कहते हैं ना। 1860 में भारत देश पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% अकेला करता था। 48% जनाब। और ये अंग्रेजों के आंकड़े अभी भी है, IMF का आंकड़ा है ये, कि इंडिया का एक्सपोर्ट 48% था और वर्ल्ड की जीडीपी का 25% अकेला भारत था। आज कितना है पता है? 0.3% है इस टाइम जिसको आप विकसित कह रहे हो। ठीक है, जिस टाइम को आप गरीबी कह रहे हो ना, उस टाइम आपकी दादी के यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक सोना और चांदी था, गले में, हाथों में, पैरों में। और आज सबका सोना और चांदी कर्जे पे पड़ा। ट्रैक्टर कर्जे पे आपका, जमीन कर्जे पे आपकी, कार कर्जे पे, घर कर्जे पे, मकान फैक्ट्री कर्जे पे, और जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चे उनको तो कच्चे भी कर्जे पे हैं आज के टाइम पे। ये विकसित भारत की तस्वीर है, ठीक है। औरतें घर की मालकन हुआ करती थी, घर में 5-5 आदमी हो चाहे 10 आदमी हो। मेरे दादा के 8 औलाद हैं और 8 में से एक भी बेरोजगार नहीं था, और आज हमारी 1-1, 2-2 है और सबकी बेरोजगार फिर रही। ये विकसित और अविकसित भारत था। एक आदमी बीमार नहीं था, झगड़ा हो गया, सुबह शाम को भाईचारा मिलकर बैठकर रोटी खा लिया करे था। आज की तरह नहीं था कि 10-10 साल, 20-20 साल मुकदमे लड़ता हो। आज पीड़ित पक्ष भी देता है, पुलिस को भी देता है, वकील को भी देता है, जज को भी देता है, इधर वाला भी देता है, दोनों तरफ के। तड़के ब्रश करो तो उनके पास जाएगा पैसा,
पानी की टूटी चलाओ तो उनके पास, क्योंकि बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला हर केमिकल, चाहे साबुन हो, चाहे सरफ हो, चाहे आपका टूथपेस्ट हो, चाहे आपकी वो उस बाथरूम में पड़ने वाला हो टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे आपका टब हो, चाहे आपका मग्गा हो, चाहे आपकी टूटी हो, चाहे आपका बिजली हो, चाहे आपके तार हो, चाहे आपका पानी चलाने वाला सिस्टम हो, चाहे हगने वाला हो, चाहे खाने वाला हो, एक एक आइटम कंपनी को दे रहे हो आप पैसा कमा कमा के। सारा गांव नहू की कमाई सारी की सारी कंपनियों के लिए। हर घर, गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो किसी धर्म का हो, हर आदमी सिर्फ कंपनियों के लिए काम कर रहा है आज, आपस में समाज के लिए काम नहीं कर रहा। विकसित देश वो होता है जहां लोग प्यार से, शांति से और खुशी से रहते हो। विकसित देश वो नहीं होता जिनके पास सामान बहुत बड़ा हो। नहीं तो करोड़पति आदमी कभी सुसाइड ना करे, करोड़पतियों के कभी तलाक ना हो, अगर पैसे से विकसित देखा जाए तो। पैसा विकास की पहचान नहीं होती जनाब। विकास की पहचान होती है कि मैं और आप जब बैठते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी कितनी दिन है, पूरे दिन में हम हंसते कितना है, खुश कितना रहते हैं, आपस का प्रेम कितना है, समाज में रहते हुए सुरक्षित कितने हैं। बेटी मेरी शाम को 6 बजे निकल जाएगी तो पूरा गांव पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मेरी बेटी के लिए पूरा गांव पड़ा है। ये विकास की पहचान होती है। ये विकास नहीं होता कि बेटी तो छोड़ो बेटे को नहीं भेज सकते पड़ोसी के घर में आज के टाइम। भाई साहब, लड़कों को भी नहीं भेजने में डर लगता है। ये विकास की पहचान नहीं है जी। सॉरी टू से, मैं नहीं मानता इसको विकास। ये तो विनाश है, विनाश। आपका बच्चा आपके गांव के स्कूल में पढ़ेगा तो जीडीपी में योगदान नहीं देता, इसीलिए आपको तैयार किया गया, मेंटली तैयार किया गया कि महंगे स्कूल में पढ़ेगा तो विकास होगा। आप घर में अगर जड़ी बूटियों से अपने आप को ठीक कर लोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती जाए साहब, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाके मोटा कमाओगे। इसलिए आपका आयुष्मान कार्ड बनाया गया ताकि आप 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी को दो, कंपनी को दो। आपकी गाड़ी, ट्रैक्टर, सब कुछ कंपनी से निकलने से पहले इंश्योरेंस करवाया जाता है। मुझे नहीं चाहिए मेरे खेत में नहीं इंश्योरेंस करा, इंश्योरेंस कंपनी को दे। ऐसे ही किसान को कहा जाता है फसल बो, इंश्योरेंस की किस्त कटवा। मतलब सारा पैसा उनको। क्या आपको मालूम है कि जब आप, जिसको आप विकास, वो कहते हो कि अनपढ़ों का देश था, 1 रुपए की वैल्यू क्या थी? सिद्धांत पे चलता था हमारा देश। आज भी कागजों में सिद्धांत है, 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम सोना आता है। आज भी वैल्यू है हमारे 1 रुपये की। इन्होंने क्या किया, चुपचाप एक कागज बनाया और बोला कल से इस रुपये के पीछे सोना नहीं है रहेगा। आपने सुना होगा ना, जितना पैसा, जितना सोना सरकार के पास होता है उतने नोट छाप सकती है सरकार। ये तो सबने सुना आपने, लेकिन कितना छाप सकती है ये नहीं सुना। वो बताता हूं। 1 रुपया तब छाप सकती है जब 777 मिलीग्राम सोना रखा हो उसके पास, अदरवाइज छाप नहीं सकती। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने ये किया कि सोना रखा है 800 टन, उसकी कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़, लगभग 5 लाख करोड़। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 5 लाख करोड़ के नोट अलग छाप लिए। जब भी नोटबंदी होती है, नोटबंदी के बाद जो नया नोट आता है, वो नए नोट की 2 कॉपियां छपती हैं। पता है आपको ये बात? 1 कॉपी जाती है बैंक में और 1 कॉपी जाती है उद्योगपतियों को, क्योंकि ये नोट छापने की मशीन एक ही परिवार के पास है, रॉथस्चाइल्ड के पास। सारी दुनिया के नोट, कदे आप ये सोच रहे हो, इसलिए पूरी दुनिया में चलता है ये पैरेलल। इसलिए आपको अमेरिका दिखाया जाता है। अमेरिका में तलाक के रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के अंदर कैंसर के मरीज पूरी दुनिया में परसेंटेज ज्यादा है। अमेरिका में मानसिक अवसाद, डिप्रेशन के मरीज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको अमेरिका चमकता हुआ दिखाया जाएगा, और अमेरिका देश अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा कर्जे में है जापान के बाद। आपा ईबी भी बचे हुए हैं, वो तो पूरे देश को बेच के तब अगर बैंकों को देने लगे ना तो 5 अमेरिका चाहिए। और अभी देश हमारा एक ही भारत पर आया है। अभी हम लोग अपनी जीडीपी का 105-110% ही कर्जे में आए हैं अभी तक। और जिस टाइम पे मोदी आया था उस टाइम हम लोग सिर्फ 56% कर्जे पे थे। तो अब क्या हुआ कि नोट छपेंगे उतने ही, तो क्या करते हैं वो, एक लौट जाता है फिर उद्योगपतियों को। वो जो उद्योगपति है फिर उस पैसे को, पैसा नहीं है वो कागज की पर्ची है खाली। पैसा वही माना जाएगा जिसके पीछे सोना रखा है। जिस पैसे के पीछे सोना नहीं है वो पैसा नहीं, वो कागज की पर्ची है। वो पर्ची क्या करती है, उस पर्ची से वो आपकी जमीन खरीदने आएगा। अगर आपको ध्यान हो 2003-2004 में गाड़ियों में
कट्टों में भर के, बोरियों में भर के पैसे लेके आए थे इंडस्ट्री दिल्ली से कि जमीन का रेट बोलो क्या है। आपका रेट अगर 2 लाख का था, वो 3 लाख भी देने को तैयार थे, 4 लाख भी देने को तैयार थे। वो थी नहीं, हुआ था नहीं जी उस टाइम पे। वहीं से रेट बढ़ने शुरू हुए। उस टाइम पे 92 में हमारे लोगों ने भी पैसा कमाया खूब। लेकिन असली कहानी यहां शुरू होती है जिस टाइम पे ये नोट छापने की प्रक्रिया से देश के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। उनको पता ही नहीं है इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 100 रुपए क्या है? अगर ये 100 नहीं है तो क्या है? ये आप क्या बोलते थे? आपने मतलब मैंने अपने दादाजी को कभी 100 रुपए बोलते नहीं देखा। वो बोलते दिए 100 का नोट, दिए 5 का नोट, दिए भी 5 दी पर्ची दियो, 100 दी पर्ची, 100 दा नोट, ऐसे बोलते हो ना जी। 100 का नोट, नोट मतलब पर्ची, नोट मतलब रुपया नहीं। रुपये का तो प्रॉमिस किया हुआ है गवर्नर ने इसके ऊपर। और हमने सरकार से ऑफिशियल पूछा है कि तुम्हारे पास ये जो पैसा मेरे को दे रखा है, इसके पीछे सोना भी रखा है कि खामखाई की पर्ची है ये? तो सरकार ने बताया हमारे पास 800 टन सोना रखा हुआ है। 800 टन सोना रखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 लाख टन, 5 लाख करोड़ छोड़ के बाकी का 29 लाख करोड़ फर्जी है। 29 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है। और लोन दे रखा 170 लाख करोड़ का। नहीं समझे जी? ठीक है, हाँ, करेंसी डाउन नहीं आती कभी, करेंसी वहीं रहती है। इन्होंने उसको, रुपए को उसके साथ जोड़ा। अभी उससे भी कमाल की बात सुनिए, हमने बैंकों से यह पूछ लिया कागजों में कि हमको यह बता दो कि जो तुमने हमको नोट दिए थे लोन में, ये असली हैं कि नकली हैं? अगर ये असली हैं तो 1 रुपए के बराबर 770 मिलीग्राम सोना होना चाहिए, और अगर ये नकली हैं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, समझे ना जी? अब कमाल ये हो गया कि 8 महीने हो गए, आज तक एक बैंक ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। गोल मोल घुमा रहे, कहते ना जी तुम तो झूठ बोल रहे। अरे हम तो झूठ, तुम बताओ ना कि असली है कि नकली है। भाई तुमने जब हमारी जमीन को काबू किया, जब तुमने हमारी जमीन के कागज लेके हमको लोन दिया, तो उस टाइम पे तुमने हमारा सिबिल चेक करा, बैंक अकाउंट चेक करा, तुमने हमारे कागज चेक करे, जमीन की रजिस्ट्री चेक करी, फिर आके जमीन भी चेक करके गए, फिर तुमने हमको दिया। सोना चेक करवाओ। तो हमको भी चेक करने का, तो पता करने का तो हक है ना। तो हम पता कर रहे हैं, हमको बताओ। एक 5 करोड़ का केस था हमारे किसी साथी का। बैंक मैनेजर ये बोला कि डॉक्टर साहब आप ये कहते हो कि हमने आपको नकली नोट दिए। मैंने कहा हाँ कहते हैं। कहता आप एक काम करो, वो नकली नोट ही दे दो हमको। मैंने कहा गारंटी हम देंगे, आप लिख के दे दो कि यही दे दो नोट। क्योंकि हमारी आईपीसी की धारा 230 से लेके 252-54 तक लिखा हुआ है कि जो भी आदमी इस नकली करेंसी में डील करेगा वो जेल में जाएगा। तो बैंक ये भी लिख के नहीं दे सकता कि यही वाली करेंसी दे दो। वो तो आप मानते हो तो मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। क्यों जी? भाई हम लोग अपनी गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी को देखते हैं ना, अपने गुरुओं को देखते हैं, 10वें गुरुओं को, कि ये गुरु की वाणी है और गुरु की वाणी गुरु के बराबर मानी हमने। ये हमारी मान्यता है कि वो बसते हैं यहां, उन्होंने जो कहा वो इसके अंदर रखा हुआ है। तो इस हमारी मान्यता है तो वो गुरु है। अगर उसका कोई अपमान कर दे तो उसका क्या हाल करते हैं हमको भी मालूम है, क्योंकि हम उसको जिंदा गुरु मानते हैं अपना। यही है ना जी? मानते हैं, ध्यान देना, हम उसको अपना गुरु मानते हैं। अब मान लो मैं नहीं मानता, वो जो है वो तो वही रहेगी ना। देखो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो गुरु ग्रंथ साहिब रहेगा। आप मानो, मैं ना मानूं, वो तीसरा माने, वो चौथा ना माने, किसी के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो जो है वो तो है ना। इसलिए ये जो कर्जा है ये आप मान बैठे हो कि आप हो कर्जदार। आप मान बैठे कि जेब में रुपया है। अभी आपको मैं बता दूं कि ये रुपया है ही नहीं। इसके चक्कर में आपने अपना परिवार दूर कर रखा, इसके चक्कर में अपना भाईचारा तोड़ लिया, इसके चक्कर में सारा गांव बर्बाद कर लिया, क्योंकि ये आपको छाप छाप के पकड़ाए जा रहे हैं। जितने मर्जी छाप लो। क्या कहा था मोगली ने?
कि जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया मैं 5 साल में कर दूंगा। ठीक, अब मैं आपको उसकी असली बात बताता हूं। 2016 में जब नोटबंदी हुई, हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, और नोटबंदी के बाद हमारे देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, बैंक नोट है। 16 लाख करोड़ से 34 लाख करोड़ हो गया अचानक 5 साल में। छाप दिए और छाप के उद्योगपतियों को दे दिए और बोल दिया कि बोल जमीन का क्या रेट है। आप सोचो, नोटबंदी हुई, धंधे पूरी दुनिया के चौपट हुए, लेकिन प्रॉपर्टीज के रेट बढ़े। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि उनको आपकी प्रॉपर्टी ही चाहिए। आप जिस कीमत पर देना चाहते हो उस कीमत पर दो, बस दो। इसलिए वो ऐसी कोशिश करेंगे, या तो आप खेती छोड़कर या तो उसमें मछली पालन चालू करो, या उसके ऊपर इथेनॉल का प्लांट लगा लो, या उसके ऊपर कुछ और लगा लो, या उसको एक्वायर करने दो, या उसको किसी नहर में आ जाए, या किसी सड़क में आ जाए, या किसी ट्रैक में आ जाए, या किसी दूसरी परियोजना में आ जाए, या फिर उसको बेच के आप अपनी औलाद को कनाडा भेज दो। आप कुछ भी करो, बस जमीन में खेती करना बंद करो। और ये 2016 की नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट में ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस सरकार की कि हम अगले 5 साल में देश के 50% किसानों को खेती करना बंद करा देंगे। ऑफिशियली प्लानिंग है ये। इसीलिए बोलता हूं कि अंग्रेजी पढ़ना इसलिए सिखाया था हमारे पुरखों ने। चक्कर क्या हुआ, हमारे जैसे लौंडे अंग्रेजी सीख के बाबूजी बन के वहां दफ्तरों में बैठ गए। वो तो पागल हैं। हम जैसे लोग कुछ थोड़े बहुत जिनके नहीं समझ में आया कि वहां पैसे से नहीं बनती बात, समाज से बनेगी। कल को औलाद के आसपास चारों तरफ नशे वाले बच्चे होंगे तो कैसे बचाऊंगा मैं अपने बच्चे को? मेरे को तो ये डर है ना कि जब कोई भाईचारा ही नहीं होगा तो मेरा औलाद कहां जाएगी? किसके क्या करेंगे? चालान आपका ऑनलाइन कट रहा है, सड़क पे उतरते ही पहचान लेते हैं कैमरे में, गाड़ी निकलती है तो टोल अपने आप कट जाता है आपके। और दूसरे जितने हैं कागज इतने आए हुए हैं कि आपको कोर्ट कचहरी अस्पताल स्कूल मास्टर बालक फार्म इन तक बाहर निकलने हो तो थोड़ी बहुत बचा तो आधार कार्ड की लाइन में लगे रहो। यही जिंदगी होगी बस सबकी। क्यों जी? इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? 19 नवंबर को शुरुआत कर रहे हैं जी हम बड़े ऐलान की। देखो, अगर लोग तो हुए तो हम बदलाव कर देंगे। बदलाव क्या? कि ताकत गांव के पास कैसे आए, आपकी शिक्षा को ऐसा कैसे बनाएं कि आपका बच्चा एक भी बेरोजगार ना रहे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके खेत में से जहर कैसे निकालें। आप अगर बीमार हो तो ठीक कैसे रहें बिना अस्पतालों के, अपने गांव में ही ठीक रहने का तरीका। देखो जी, शिक्षा होगी, रोजगार हो गया, अस्पताल हो गया, आपके गांव की जमीन वापस गांव में आ जाए। आपके जितना कर्जा आपने ले रखा है वो कर्जा आपका चुकता हम करेंगे। उसके बाद आपके चालान अननेसेसरी के कटने बंद हो जाएं। सरकार के ऊपर से डिपेंडेंसी कैसे खत्म हो और हम अपने समाज को कैसे मजबूत बनाएं, इस पे काम करेंगे। अगर जो लोग तो आए तो, अगर लोग नहीं आए तो हम तैयार हैं, हमारे पिछवाड़े पिटने वाले हैं बुरी तरह से। क्योंकि हमने जिन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उन्होंने भगत सिंह को आज तक भी क्रांतिकारी नहीं लिखने दिया कागजों में। वो आज भी आतंकवादी लिखा जाता है। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रुपए के ऊपर पूरा षड्यंत्र खोला था ना, आजाद हिंद रुपया बनाया था उन्होंने, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सेना, उनको युद्ध अपराधी बना रखा है, आज तक फाइल नहीं निकल ली। राजीव दीक्षित पूरा षड्यंत्र समझाया था ये खेल, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया वो लोग बच गए, जिन्होंने नहीं सुना वो थोड़े अनजान हैं, उनको भी मार दिया गया। इसी तरह से चाहे जॉन एफ कैनेडी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो, गद्दाफी हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे आजकल इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है पाकिस्तान में, जो भी इनके इस षड्यंत्र के खिलाफ बोलता है उसको लपेट देते हैं। कोरोना के दौरान 13 राष्ट्रपति जिन्होंने बाबा जी कोरोना में जिन्होंने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया और ये कहा कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, 13 राष्ट्रपति मार दिए इन्होंने।
आपको पता भी नहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ वही वहां पर जो वहां अभी भी नया जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भी वही बनेगा जो गुलामी स्वीकार कर लेगा। मीडिया उसी की चलाएगा, क्योंकि मीडिया अडानी और अंबानी दो ही मालिक हैं पूरी मीडिया के, और वो जो चलाएंगे वही आपको सच दिखाई देगा। अखबार में जो आएगा आपको वही सच नजर आएगा। असली ताकत वो लेके बैठे हुए हैं, हमारी ताकत है वो, पैसे की ताकत हमारी है, वोट की ताकत भी हमारी है। बस हमको इतना समझना है कि हम ये बदलकर, इस आदमी को बदलकर हम व्यवस्था को नहीं बदल सकते। इन्होंने व्यवस्था बना रखी है, रावण की बनाई हुई व्यवस्था में कोई भी आए, सरकार किसी की भी आए, पटवारी तो वही है भाई साहब, पुलिस ही तो वही है, मास्टर जी तो वही कर रहा है, स्कूल तो वही है, गांव वाले तो वही हैं, उनकी सोच तो नहीं बदली। उनको जो चाहिए, आपको चाहिए क्या, आप यही नहीं पता, गांव को चाहिए क्या यही नहीं पता, क्यों जी? होना तो यह चाहिए कि मास्टर जी को हम बताएं कि हमने बच्चों को क्या सिखाना है। भाई गोवा में रहने वाले बच्चे को और शिमला में रहने वाले बच्चे को सेम चीजों की जरूरत है क्या? है ही नहीं, तो सेम पढ़ाई कैसे हो जाएगी? लेकिन ये तो सबको सीबीएसई सेम पढ़ाई पढ़ो। अरे खेती करने वाले बच्चे को जो चाहिए, खेती करने वाले आदमी के बच्चे को जो चाहिए उसको वो सिखाया जाएगा, और जो उसको टूरिज्म में जाना है उसको टूरिज्म सिखाया जाएगा। तो कर्म किसे अपने बच्चों का ठीक करें, इस पर भी चर्चा होगी। बड़ी बात यह है बाबू, 19 नवंबर के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे या लड़ते रहेंगे। हारेंगे तो हम नहीं, हार तो मन के हारे हार है, हारने वाले तो हम हैं नहीं। हम तो आखिरी सांस तक यही लड़ाई लड़ेंगे कि मेरा समाज बेहतर कैसे बने। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा में कोई प्रधान नहीं बनाया हमने, कोई हेड नहीं है इसका, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करते हम कहीं, क्योंकि जहां पैसा आएगा वहीं बेईमाना आएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना खर्चा यहां से ऐलान कर दिया, आपसे इकट्ठा करेंगे, समाज से इकट्ठा करेंगे, समाज खर्च कर देंगे, बात खत्म, बस जीरो हो गए, छुट्टी नक्की। अब आपने तय करना है जी कि 19 तारीख को आप लोग में से कितना साथ दे सकते हैं। क्योंकि करनाल में रैली है तो करनाल के नजदीक के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में बड़े प्यार से जा सकते हैं, घंटे 2 घंटे वगैरह का काम है, क्यों जी? है यहां के आसपास के जितने लोगों को आप जानते हैं, उधर से अगर सिखों के गांव है या दूसरे हैं या जहां भी आपकी जानकारी, भाई आ जाओ। हमारे पास टीवी में चलाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास कहीं कुछ नहीं है ना, हमारे पास गाड़ी भेजने के लिए पैसा, या आपके लिए बस भेज देंगे, आप आ जाओ, हैं? क्यों जी? लेकिन ये तो अगर आपको ये लगता है कि ये लड़ाई जायज लड़ रहे हैं और ये होना चाहिए, तो फिर हम ये समझो कि बस समाज के ही भरोसे निकले थे, कि समाज को पता ही नहीं है कि उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है। अगर हम समाज को समझा देंगे तो समाज निकल लेगा, ये भरोसे में निकले थे। अब देखना यह है कि समाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम नहीं रुकने वाले, हम कभी भी जीवन में ये कोसने वाले नहीं हैं कि कोई नहीं निकलता, किसके लिए करें, सब ऐसे हैं, आपा नहीं कहने वाले ये बात। क्योंकि हमें यह मालूम है कि अगर आप नहीं भी निकलेंगे तो भी हमको पता है कि आपके दिमाग पर जो इतने सालों में जो उन लोगों ने पॉलिशिंग करी है, वो हमारी एक बात से कैसे निकलेगी, तो वो भी हम समझते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर आपको लगता है कहीं भी सच्चाई नजर आती है, देखो भाषण देने वाले बहुत लोग आए होंगे यहां पर, और आपका सारे तजुर्बेकार लोग हो, सामने खड़े आदमी को पहचान जाते हो कि यह आदमी किस नीयत से आया है, कुछ बेचने आया है, कुछ खरीदने आया है, कुछ बदलने आया है, या इसकी नीयत क्या है। तो अगर आपको यह लगता है कि ये लोग ठीक रास्ते पर हैं और ये होना चाहिए जो ये कर रहे हैं, क्योंकि बस मुझे एक बात पता है, आपके गांव को बाहर का कोई आदमी कभी नहीं बचा सकता, आपके गांव को आप ही को बचाना पड़ेगा। समस्या आपकी है, आपको समाधान पता है ऑलरेडी, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा सोचना समस्या है। और 19 को हम ऐलान करेंगे, आप आएंगे तो भी, आप ना आएंगे तो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो ही आपके लिए हम कुछ करेंगे, आप नहीं भी आएंगे तो भी हम करेंगे। आप अपने गांव के 2 4 5 बच्चे हमको देना, हम उनको डॉक्यूमेंट बनाना सिखा देंगे, तैयार करना सिखा देंगे।
जितने भी लोगों की लिमिट बनी है, जितना भी बैंकों का कर्जा, कितना ही कर्जा है, 2 लाख है कि 2 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके आवेदन बनाएंगे, सबके, हर आदमी को पूरे भारत में कर्ज मुक्त करना है। ये हमारा पर्पस है कि कर्जे से मुक्ति करो पहले, बाकी काम बाद में होगा। बाकी अगर लोगों को ट्रस्ट आ गया तो कल यो भी हो जाएगा, क्यों जी? तो इससे मुक्ति पहला स्टेप है। आप लोग गांव का गांव उठ के आएंगे, जलमाने से भी जितने ज्यादा लोगों को तैयार कर सको। मतलब आपके पास देखो जी, आपको हमारी कॉपी बनना पड़ेगा। मैं चंडीगढ़ से मान लो आपके बीच आया हूं, मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी एक मीटिंग है अभी, मतलब करनाल में एक मीटिंग है, फिर उसके बाद आगे मीटिंग है, और कल फिर चंडीगढ़ में। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि जितनी ज्यादा संख्या में आप आ लें, क्या लगता है आपको करना चाहिए कि नहीं जी? पहले तो आपसे पूछ ही लें जी, कहीं ऐसा ना हो हम ही चिल्ला रहे हो। हाँ जी, किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। आप में से आएंगे आप लोग, और भी लेके आने पड़ेंगे आपको। जितनी ज्यादा संख्या में आप आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इस अलख जगाने में योगदान दिया जनता सरकार मोर्चा का। जय हिंद, जय भारत। जो